मैम थर्ड ईयर, नहीं सेकंड। नहीं दिया आपने? सॉलिड वेस्ट का भी, सॉलिड वेस्ट हाँ का मैम। नहीं? हाँ मैम, और मेरा एक का छूटा था क्योंकि मैंने मतलब दिया था, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, वो सबमिट नहीं हो पाया था। फिर मैंने अच्छा, नेक्स्ट सुबह करा तो वो ग्राफ जैसा दिखाने लग गया था, सबमिशन नहीं हो पाया। वो इसलिए क्योंकि लिंक खत्म हो जाता है ना बेटा। अच्छा हाँ मैम, क्योंकि वो उस समय शायद से कुछ एरर हो रहा था और लाइट चली गई थी, फिर उसके बाद हो नहीं पाया, फिर अगली सुबह तो वो फिर पूरा ही। बिल्कुल। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हम लर्निंग वाली स्टेज में थे जिसमें हम पढ़ रहे थे। अगर एज पर हम सिलेबस देखो, अगर आपके पास सिलेबस है आपके पास में? मैम फोन में है। फोन में एक बार फोन में देखो, वैसे तो मैंने शेयर भी करेंगे जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट था लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसमें हमने धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े एडोसलेंट के। ठीक है, कि उसके क्या क्या हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इसके साथ साथ हमने और भी चीजें पढ़ ली थी कि हम कैसे मतलब किन किन बेसिस पे एक लर्नर को मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि पहले तो हमने पढ़ा कि लर्निंग क्या होती है, फिर हमने कैटेगराइजेशन करा कि लर्नर कैसे होते हैं। मतलब हम कैसे कहेंगे, किस किस स्किल्स के बेस पे हम कहेंगे कि ये गुड लर्नर है और ये बैड लर्नर है, ये यूथ है, ये एडल्ट है। तो उसके हमने अलग अलग एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, कैटेगराइजेशन पढ़ा था, सोशल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बेस पे, लर्निंग स्टाइल के बेस पे, लिसनिंग स्टाइल्स के बेस पे, थिंकिंग स्किल्स के बेस पे, और फील्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बेस पे। ठीक है, ये अपने आप में भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें से एक बार क्वेश्चन आया भी था कि किसको हम फील्ड इंडिपेंडेंट में काउंट करेंगे और किसको फील्ड डिपेंडेंट में कहलाएंगे। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक पर्सन हु इज वेरी गुड इन देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड दे आर बट ही और शी और दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट हिज वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, तो इसका आंसर होगा आपका फील डिपेंडेंट पर्सन। क्यों? बिकॉज उसी का ही इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गुड होता है, क्योंकि वो एक टीम में काम करता है। लेकिन वो टीम में काम करने के साथ साथ वो कोई भी काम अपने आप नहीं कर पाता, ही इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वहीं आपका फील्ड इंडिपेंडेंट पर्सन क्या होता है कि ही इज डूइंग एवरीथिंग हिज ओन, विथ वेल स्ट्रक्चर, with the goals which is created by himself only, बट देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज नॉट गुड। तो वो आपका आ जाएगा फील्ड इंडिपेंडेंट पर्सन, कि वो अपने काम के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर हमने देखा था एडोसलेंट क्या होता है, एडल्ट क्या होता है। ठीक है, एडोसलेंट एक आपका टीन एज वाला काउंट हो जाता है, जिसमें हमने कैटेगराइजेशन देखा था। ये भी देखा था कि WHO के हिसाब से कौन एडल्ट, कितने लोग आपके किस ईयर से किस ईयर तक आपके एडोसलेंट में आता है। ठीक है, फिर आपका उसी एज के कैटेगराइजेशन के बेस पे आपके बेसिक टूल्स को हम काउंट कर सकते हैं कि कौन सी एज के बच्चे जो है, मतलब जैसे आप देखोगे जो 25+ एज वाला बच्चा होता है वो आपका हीट्रोगॉगी टूल में आ जाएगा। ठीक है, वहीं आपका 19-20 से के मतलब आप ये मान के चलो जैसे आपकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, उसकी एज से लेकर के 25 ईयर्स तक की एज को आप क्या एंड्रोगॉगी स्टेज कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपकी आते आते अंडरस्टैंडिंग काफी डेवलप हो गई है। तो फिर हमने देखा कि एडोसलेंट क्या होता है और एडल्ट क्या होता है। तो हमने कैटेगराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, विशेषताएं देख लिए थे कि कैसे हम कहते हैं कि ये यंग एडोसलेंट है, यानी ये एडोसलेंट की स्टेज में है। ठीक है, अब हम आज देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। एडल्ट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है शिवानी? नो मैम। नहीं? ठीक है, अब एडल्ट लर्नर क्या होता है? एडल्ट लर्नर आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एज ईयर्स एंड ओल्डर विद ए डाइवर्स रेंज ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब एक्सपीरियंस। इफ यू कंपेयर एडल्ट लर्नर एज कंपेयर टू द एडोसलेंट में, ये इनको इनको क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीजों को लेकर के, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। ठीक है, और इनका क्या होता है, इनका जो चीजों को डील करने का तरीका होता है वो एक मेच्योरिटी लेवल का होता है। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डायरेक्टेड। आप एडोसलेंट को डायरेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन एक 25 ईयर्स प्लस बच्चा आ गया है, वो एक्चुअली बच्चा नहीं हो पाता, वो उस समय कई लोग भी उस समय शादी भी हो जाती है तो वो फैमिली ओरिएंटेड भी हो जाते हैं। बस फैमिली ओरिएंटेड में क्या होता है कि उनको अपनी फैमिली की अपब्रिंगिंग के लिए, उनके ब्रेड एंड बटर के लिए, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए अपने आप चीज डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे जैसे उनको लगता है कि बच्चे ग्रोन अप हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग समवेयर, दे आर टेकिंग द प्लान। फिर ये जो होता है ना, कई छोटी 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 करके चीजें होती है, जैसे किन्नी की बेटी है तो दे स्टार्ट ईयरली परचेज द गोल्ड, इस तरीके से चीजें करते रहते हैं। तो वो यही कह रहा है कि वो ऑटोनोमस होता है, इंडिपेंडेंट होता है और खुद डायरेक्टेड होता है, उसको कोई भी काम करने के लिए किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। अब ऑटोनोमस का मतलब होता है कि सेल्फ गवर्निंग,
thinking, feeling, and governing independently. On the other hand, is not being dependent on someone or something, being free. ठीक है? एडल्ट लर्नर आज सेल्फ गवर्निंग, वो अपने आप चीजों को गवर्न करता है। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल है, जब आप फैमिली ओरिएंटेड हो गई, यू थिंक कि आपका वो कोर्स है ना, आपका दिन में पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता, तो व्हाट यू विल डू, यू विल वेक अप हाफ एन आवर और 1 आवर बिफोर। ठीक है? ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपको वो चीज पूरी करनी होती है, एंड यू आर सेल्फ गवर्न। आप अपने हिसाब से चीजों को करते हैं कि नहीं, मेरे लिए ये भी ज्यादा जरूरी है, तो मुझे ये भी करना है। ठीक है? Since the adult learner are autonomous and independent, all learning endeavors have to be collaborative, participative, and democratic to maximize learning. अब ये क्या करता है, सेल्फ गवर्न है, सेल्फ डायरेक्टेड है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उस वो क्या करेगा, थोड़ी चीज आपसे सीखेगा, थोड़ी चीज नेक्स्ट से सीखेगा, थोड़े अपनी कलीग से सीखेगा। अब आप देखोगे पहले के जो हमारे पेरेंट्स थे, उनको अभी जो इंटरनेट के थ्रू फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी में इतने अप टू डेट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों से लर्न करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक डीलिंग में वे जाते हैं। गुड मॉर्निंग नमन, good to see गुड you. मॉर्निंग मैम। Good to see थैंक यू you. मैम। What time you wake up now today? क्या मैम, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं कह रही हूँ आज कितने बजे उठे हो आप? बस उठे ही टेक्निकली तो मैं अभी सोया नहीं हुआ मैम, कल का हाँ? सोया सो- नहीं हुआ है। क्यों? परसों सोया था मैं। क्यों? ऐसे ही मैम, थोड़ा सा स्लीप डिसऑर्डर चल रहा है। ये डिसऑर्डर नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम सोओगे नहीं तो। हाँ, तो मैं वही सोचा आज कि आज पूरा दिन जागूंगा ताकि रात को अच्छी नींद आए। और आपको नींद क्यों नहीं अकॉर्डिंग, आती है? पता नहीं मैम, आती है बट वो सही अपने समय पे नहीं आती है। थोड़ा सा वो जो हो जो जाता है। मेन टाइम होता है सोने का, उस टाइम तो सोते नहीं हो आप लोग। ये मैंने अपना टाइम बनाया था ना, 1 to 9 सोने का। बट वो क्या होता है कि 5-6 बजे के बाद सोते हैं हम किसी भी रीजन से। तो फिर अगले दिन दोबारा से सीन खराब हो जाता है। उससे तो तो मतलब मॉर्निंग फिर में लेट जल्दी नहीं। उठो ना, जो काम आप रात को 1-3 बजे तक करते हो, वो आप 3 बजे या 4 बजे उठ के करो। और मतलब मैम उससे मेरा 11 बजे तक टाइम ना ऐसा होता है कि 11 बजे से पहले सो नहीं सकता। वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, 11 बजे सो जाओ, साढ़े साढ़े 11 सो जाओ, एंड वेकअप एट 3 o'clock 4 o'clock। आपको लगता है जो काम आप रात को 3 बजे तक करोगे, वो 4 से 6 बजे तक करोगे, प्रोडक्टिविटी निकल आएगी। नो बडी इज इन द यूनिवर्स टू डिस्टर्ब यू। ऐसे तो सोचा मैम ये भी कि रात को जल्दी 9-10 बजे सो जाऊंगा और सुबह 4-5 बजे उठ जाऊंगा। बट वो कुछ मैम अभी पता नहीं, टाइम लगेगा शायद उस चीज को बनाते बनाते। वो चीज भी नहीं हो रही है तो फिर थोड़ा सा ऐसे मतलब मत हो करो, गया था। फिर पता है बॉडी को आदत हो जाएगी नहीं सोने की, और फिर आपका माइंड भी काम नहीं करेगा। ये मैंने सुना है मैम कि अगर आप 3 दिन तक नहीं सो तो हाँ, फिर उसके बाद नींद नहीं आती। बॉडी अडॉप्ट कर देती, फिर आपको नींद की गोलियां लेनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी वेरी हार्मफुल इफेक्ट टू योर बॉडी। वो तो है मैम। लेट्स सी। लेट्स सी, पता नहीं क्या। नींद आती है पर अपने टाइम पे नहीं आती। अभी आ रही है लेकिन अभी सोना नहीं है ताकि सीधा हाँ, रात को अच्छे टाइम पे सो जाऊं। पर अभी भी अगर क्लास के बाद आती तो करना, और यू कैन टेक ए रेस्ट ऑल्सो। मैम अगर मैं एक बार सो गया ना फिर मेरे पास अलार्म बजे जो मर्जी हो है मुझे। मैं मेरा ये है कि जब भी मैं सोऊंगा ना पूरे 8 घंटे बाद मेरी बॉडी मेरी आंखें खोल देगी, चाहे मैं जितने मर्जी बजे सोऊंगा। बॉडी लेकिन का आप उसके बीच में नहीं आंखें खुलती मैम। कि अगर 8 घंटे के बीच में फिर कोई अलार्म बजा दे, कोई कुछ कर दे, कुछ भी हो। एक आधी बार तो ऐसा हुआ है, तो मेरे को रेमन ने कॉल किया था। तो मेरे को वो कॉल पता नहीं कैसे कि मेरे को सुनाई दे गया कॉल कि मैम बुला रहे, राखी मैम ने सुबह क्लास रखी थी। भाई साहब। अपने स्लीप बड़ा पैटर्न सिस्टम खराब है। को नहीं बहुत सुधारो, खराब ये है। आगे के लिए भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। ठीक है, वो तो फिर है, आप फिर वर्क रात लाइफ। को वही है ना कि रात को थिंकिंग चलती है दिमाग में बड़ी ज्यादा। कि अगर सोया हूँ तो अलग अलग थॉट्स माइंड में आएंगे। तो वो माइंड को जॉइन अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो वो क्या होता है उससे कि नींद उड़ जाती है। कि मतलब जब हम कोई चीज सोचते हैं ज्यादा तो थोड़ी सी अपने फेवर से बाहर होती है। तो कभी कभी एंजाइटी होती है, एंजाइटी से बीपी बढ़ता है। जब थोड़ा सा बीपी
बढ़ जाता, वो वाला बीपी नहीं कि मतलब नॉर्मल हम्म। ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है तो क्या होता है कि वो नींद जो होती है ना वो थोड़ी हट जाती है बॉडी से, तो वो चीज होती है एग्जैक्टली रात को। Join the meditation classes or yoga classes. That is only the solution for your problem. If you don't want to get into your medicines, मैम वो मेडिटेशन दे और योगा देंगे क्लासेस वैसे देंगे ही। क्लास के बाद तुमको इस फ्री में नसीहत। अभी चलो हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। श्योर श्योर मैम। हम्म। ओके ओके। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लर्नर देखा, देन सेकंड हमने क्या देख रहे हैं, गोल ओरिएंटेड। अगर आप एक कंपैरिजन करोगे एडोसलेंट के साथ, तो आपका जो एडल्ट लर्नर होता है वो एक गोल होता है, उसको अपना एक गोल पूरा करना होता है। कि अगर जैसे किसी को अपने अपनी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर चाहिए, तो वो क्या करेगा कि हर चार तरफ से काम करने की कोशिश करेगा ताकि वो अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर सके। चाहे अब उस केस में उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, चाहे उसको इस केस में किसी भी चीज में आपको कोई सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे एक एक्स्ट्रा स्किल लर्न करनी पड़े, तो वो सारी चीजें क्या होती है, एक एडल्ट लर्नर क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। Adults set their goal very clearly and elaboratively, and in whatever that they involve themselves in. Their participation learning activities also involve achievement of an in unicated goals. ठीक है? Sometimes the goal may be social, simply to socialize and meet, make new friends, or it may be educational, to gain or degree qualification. It may be vocational, to add a skill and upgrade existing skills, or economic goals, to add qualification or skill, and then get an increment and higher position, or to go for a better job that would pay more। ठीक है, समझ है कि वो अपना एजुकेशन को पूरा करने के लिए भी हो सकता है, सोसाइटी में गैदरिंग करने के लिए भी हो सकता है, नए फ्रेंड्स बनाने के। जैसे आप कई बार होता है कि आप नई सोसाइटी में गए, ठीक है, वहां पे आप नए हो, लेकिन आपको ये पता है कि आप पूरा दिन घर पे नहीं हो, और आपके घर में छोटा बच्चा और आपकी वाइफ एंड शी इज वेरी न्यू, शी इज नॉट, उसको हैबिट नहीं है बाहर जाने की, तो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक अ फ्रेंड्स नियर टू योर सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में बनाओगे, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी एटलीस्ट आपकी उनकी वाइफ या उनके बच्चे उस तरीके से उनको कॉल कर सके, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको हेल्प आउट कर सके। ठीक है, तो वही है कि गोल ओरिएंटेड जो होता है, आपका पैसे कमाने के लिए भी होता है, उसके एजुकेशन के लिए भी होता है, आपके न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए भी होता है, तो वो गोल ओरिएंटेड एक होता है उस चीज में। ठीक है, आपका जो भी काम करेगा वो आपका एडल्ट लर्नर गोल बना के करेगा कि मुझे ये काम को कंप्लीट करना है। देन वॉलेंट्री लर्नर में क्या होता है कि एडल्ट को आपको जबरदस्ती नहीं सिखाना पड़ता है, उसको ये नहीं बोलते कि एजुकेशन करना जरूरी है। आप लोग क्या होते हो, आप लोग अभी वॉलेंट्री लर्नर नहीं हो, आप लोग क्या हो, अपनी फ्यूचर को सेट करने के लिए आप चीजों को लर्न करते हो। व्हेन यू बिकम एन एडल्ट लर्नर, 25+ हो जाओगे, तो कुछ चीजें आप इसलिए करोगे क्योंकि आप वॉलेंट्री करना चाहते हो। ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजीज आप इसलिए सीखोगे क्योंकि वो आप सीखना चाहते हो, कुछ चीजें आप इसलिए पढ़ोगे क्योंकि वो आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो ये वॉलेंट्री लर्नर्स होते हैं। देन रिजल्ट ओरिएंटेड, बिसाइड्स कमिंग वॉलेंट्री एजुकेशन, वो क्या करते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस होता है कि वो रिजल्ट आ जाए। जैसे सपोज करो कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और आप उस मैंने चीजों वो को वाला लर्न कर बताया। रहे हो, ठीक है, आपको वो एक तो वॉलेंट्री आपने उस चीज को लर्न करेंगे, और उस एक नो मैम। मैम आवाज कट रही, नेटवर्क इशू हो रहा है कोई अभी आपका? दोबारा बोलेंगे? मैम आवाज आ रही है मेरी? ये क्या हो गया? आवाज आ रही है बच्चों? अभी आवाज आ आवाज, रही है अब? हाँ आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है आपकी। हाँ, वो अभी आप वीडियो ऑफ एक्चुअली करके मेरी एक वीडियो बार नहीं ऑन आ रही करना है। वीडियो। कोई नहीं, अब आ रही है। हाँ, एक सेकंड। वीडियो ऑफ अब करके आ ऑन। हम्म, अब आ जाएगी, ठीक है, अभी आ रही हाँ है। जी। हम्म, यस मैम। ठीक है, तो वो क्यों लर्न करता है, क्योंकि उसको कभी किसी, जैसे सपोज करो कि मुझे एक नई टेक्नोलॉजी को लर्न करना है, मुझे नई टेक्नोलॉजी तो वॉलेंट्री है, मैं उस टेक्नोलॉजी को लर्न करूं या ना करूं, मुझे उससे कुछ भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना है। ठीक है,
तो मैं क्या बता रही थी कि वो चीज आप इसलिए लर्न कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू बाय सम न्यू फोन, एंड दैट फोन और दैट टेक्नोलॉजी जो भी आप इससे एसोसिएट हो वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आप कोई भी चीज को लर्न करते हो तो उसका एक रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। लेकिन वही एडोसेलेंट क्या करता है, कोई भी चीज को सिर्फ कंप्लीट करने के लिए करता है। आप अगर अभी भी देखोगे, अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं 9th 10th में, वो क्या करते हैं, मैम आवाज कट रही है आपकी। उनको syllabus complete करके अपना एग्जाम देने से मतलब नहीं पता। वो मैम आपकी आवाज कट रही पास है। होते हैं लेकिन उनको क्या होता है, हड़बड़ी रहती है। आ रही है आवाज? मैम दोबारा। अभी आ रही है आवाज? यस मैम, आवाज अब आ रही है। हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट वीडियो ऑन ऑफ करती हूँ, ठीक है, फिर शायद आ जाएगी। ठीक हाँ जी है। मैम, हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि नेटवर्क का मुझे लगा, वैसे यहाँ नेट तो है पर एनीवेज चलो देखते हैं। ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, कि उनको वो टेक्नोलॉजीज वगैरह लर्न करनी, क्योंकि आगे जाकर के चीजें हैं। लेकिन अब जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं, या जैसे आप लोगों का फोकस देखो, तो कई लोग क्लास में ऐसे लोग भी आते हैं जिनको ये कहता है, मैम हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, इतने दिन हो गए पेपर 1 स्टार्टिंग, इतने दिन हो गए पेपर 2 में इतनी यूनिट हुई है। तो वहां पे उनका गोल क्या होता है, वहां पे उनका गोल जो होता है वो कोर्स कंप्लीटेशन का होता है। लेकिन जैसे ही आप एडल्ट में आ जाते हो तो आपको लगता है कि अगर आप किसी भी चीज में अपना हाथ डाल रहे हो तो आप उसको रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के उसको बाहर ही निकालो। एक सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगी। अगर आप मम्मी को कहते हो कि मम्मा मुझे ये चीज खाने का मन कर रहा है, कोई भी एनी चीज योर फेवरेट, लेकिन उसकी रेसिपी ना तो कभी मम्मी ने बनाई है और ना उसकी रेसिपी पता है, बट व्हाट शी वांट टू गिव यू द योर डिजायर, कि आपकी ये चीज पसंद की थी, आपको मुझे बना के देना है। तो वो क्या करेंगी, चीजों को लर्न करेंगी, अपने आसपास में चीजों को, जो भी इनके फ्रेंड सर्कल है उनमें से उसकी रेसिपी पूछेंगे। तो उनका रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या हो गया कि मुझे मेरी बेटी ने या बेटे ने बोला आज ये बना के रखना मम्मा, आज ये मैं बनाऊंगा। ठीक है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए हुआ। Then self-esteem or self-image. The building of positive self-image and high self-esteem should be the goal of any learning situation. ये सबके साथ होता है, ये जो एडोसेलेंट स्टेज होता है वो सेल्फ इमेज में भी होता है। लेकिन उस सेल्फ इमेज में क्या होता है कि वो लोग अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, लोग उनको पसंद करें, उस वे का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उनको अपनी फैमिली के साथ साथ चीजों को लेके चलना है, कि हम एक ऐसी चीजों को अपब्रिंगिंग में दें बच्चों के साथ या अपने साथ, कि वो एक सेल्फ स्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट की है। अगर आप देखोगे उनको कोई डिसरेस्पेक्ट करेगा तो उनको बहुत ज्यादा हार्म होगा। मतलब उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये चीज तो एडोसेलेंट के साथ भी होती है, लेकिन एडोसेलेंट में उस समय क्या होता है, थोड़ा गुस्से वाले स्टेज ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो गुस्से वाली ना स्टेज होते हैं, वो लर्निंग स्किल में चले जाते हैं। ठीक है। The research further indicate that emotion cannot be separated from intellect and learning. If the learner is stressed, over anxious, and she would not be able to learn. Hence, when the adult learner come to teaching learning situation, it is important that adult educators communicate with the adult learner with utmost respect. आगे नहीं, आप इस respect word कि इनको respect चाहिए होती है। Experience provided to the learner should be positive, that boosts their confidence, moral self-esteem, and a booster is self-positive image. मैं आपको एक इंसिडेंट सिखाती हूँ, मतलब बताती हूँ। क्या हुआ था, ऑन सैटरडे आई एम गोइंग फॉर माई वास्तु क्लास। ठीक है। वास्तु क्लास में जो हमारे टीचर है, दे आर, मतलब हमारे उस क्लास में 60+ लोग भी आते हैं, क्योंकि दैट इज ए वोकेशनल कोर्स। एंड वहां पे क्या होता है, वो उनका वॉलेंटियर लर्नर है। वो हिट्रोगॉगी वाली स्टेज में आते हैं, नो बडी फोर्स देम दैट यू हैव टू कम, दैट इज देयर इनर थिंग, वो आए और वहां पे सीखते हैं। उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा था कि 2 स्टूडेंट क्लास में पीछे बैठे हुए थे, एंड आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू देम। उनमें से एक का किसी का फोन आया एंड ही इज इनटू सम वर्क। ठीक है, क्योंकि उस एज में क्या होता है, आपके 30+40 वाले भी लोग आते हैं, 60 वाले भी आते हैं। तो उनका कहीं ऑफिस का फोन आया था, तो ही पिक द फोन एंड टॉक। तो उसकी वजह से क्या आता है कि जो साइड में जो स्टूडेंट बैठा हुआ था उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया कि उसने सर को बोला कि सर ही इज टॉकिंग इन द क्लास एंड आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। पर उस समय सर की गलती क्या है कि सर ने उसने उसने सर को बोला कि सर आप बोलिए इस स्टूडेंट को कि बाहर जाके बात करें। बट उस समय सर की गलती क्या है कि सर ने उस स्टूडेंट को ना बोल करके उसको चुप कराया, फॉर एनी रीजन, फॉर फॉर एनी रीजन। माइट भी कभी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया होगा, कभी सर से उसने बदतमीजी से बात की, वो चीज उसको इतनी पिंच हो गई, इतनी ज्यादा, बिकॉज ही इज इन एडल्ट स्टेज।
वहां पे वो एडल्ट लर्नर में आया था, वहां पे उसकी रिस्पेक्ट मिली एंड क्लास में ऑलमोस्ट आप 50 की काउंटिंग में स्टूडेंट थे, दे बोथ स्टार्टेड फाइटिंग इन द क्लास, कि वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई। कि मैं तो एक लॉजिक चीज पे बोल रहा हूँ कि बिकॉज आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, प्लीज आस्क हिम टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास एंड टॉक, एंड देन ही केम बैक। लेकिन सर ने उसको बोला नहीं, तो क्या हुआ कि वहां पर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हर्ट हुई एंड ही स्टार्टेड राइटिंग ए कंप्लेन लेटर टू द मैनेजमेंट। तो ये चीज होती है वहां पे, ठीक है। लेकिन आप क्या होता है वहां पे जो एडोसलेंट स्टेज वाला होता है कि आप तू मैं करोगे, बट वो उस केस में आप जाकर के ना बहुत ज्यादा लेटर वेटर नहीं लिखोगे। लेकिन यहाँ तक बात इस तरीके से हो गई थी कि वो लेटर तक चले गए। और सेकेंड इंसिडेंट इसी क्लास का मैं बता रही हूँ। सर की हैबिट है कि ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द मैसेजेस। कोई स्टूडेंट होगी जो 2-4 दिनों से आई नहीं है, उसने सर को मैसेज लिखा होगा, उसने रिवर्ट नहीं किया होगा। व्हाट शी डिड, इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट, she write a message to the sir. He said this should not be the etiquette of the professional life. That whenever we are messaging you, you are not replying. If you are not replying, then we have to talk to the management and we have to complain against you. मतलब वो वहां पे क्या हुआ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही कि उस स्टेज में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम इतनी हाई होती है कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन ये चीज आप 10th क्लास का बच्चा, 12th क्लास का बच्चा नहीं करेगा। छोटी मोटी चीजें होंगी वो अपनी मम्मी को बताएगा, पापा को बताएगा और टीचर्स को, प्रिंसिपल तक नहीं चला जाएगा। बट एडल्ट लर्नर उस स्टेज में आ जाता है कि ही कैन डायरेक्टली गो टू द मैनेजमेंट, और वो फाइट भी करते हैं, वो फाइट भी करते हैं, ठीक है। देन मोटिवेट लर्नर, वो क्या होता है, उसको मोटिवेट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो एडल्ट लर्नर इज वॉलेंट्री लर्नर एंड मोटिवेटेड लर्नर। इफ लर्निंग इज imposed and adult learner does not benefit from it, their motivation to learn is related to their immediate needs and requirement. This means that they usually intrinsically motivated to be part of the learning process. Intrinsically का मतलब होता है अंदर से आना, ठीक है। Motivation involves a lot of curiosity on part of the learner, active exploration and spontaneity. Why to do PhD motivation point? अब इसमें मोटिवेटेड, अब जब आप लोग PhD कर रहे हो, PhD में जब आप जाओगे तो उस कंडीशन में क्या है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन जब आप PhD लेवल पे जाते हो तो आप 25+ हो जा रहे हो, ठीक है। वहां पे तो एडल्ट रनर आ रहे हो। लेकिन आप क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि आप जा क्यों रहे हो PhD में, क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो आपकी इनर की चीज है कि आपको चीजों को लर्न करना। कई लोग ऐसे भी जो JRF करने के बाद नहीं करते PhD, नहीं करते, उनकी मर्जी है, नहीं करते ना। नमन कहता मैडम मैं भी ऐसे, मैं भी नहीं करूंगा, है। होते हैं ना ऐसे लोग कि नहीं होते कि JRF करने के बाद भी आप PhD में एनरोलमेंट नहीं करते, क्योंकि उन, और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो इसलिए, कई लोग क्या आते हैं बिना नेट के भी अपना ये एग्जाम निकाल के, जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, उनको एग्जाम्स को क्लियर करके वो एडमिशन लेते हैं, बिकॉज उनमें हर एक चीज को लर्न करने की क्यूरियोसिटी होती है। तो दैट इज मोटिवेटेड लर्नर का मतलब कि वो हर एक चीज के लिए खुद मोटिवेटेड होते हैं। उनको किसी के वो किसी को कोई उनको कुछ कहे उससे उनका कोई मतलब नहीं है, उनका मन से क्या है, उनके चीजों की क्यूरियोसिटी क्यों है। अब जो लोग भी मेरी वास्तु क्लास में आते हैं, किसी के पेरेंट्स ने, किसी की फैमिली मेंबर में, किसी के बच्चे ने नहीं कहा कि आप क्लास करने जाओ। दैट इज देयर इंट्रिंसिकली मोटिवेशन, ठीक है। उनका इनर से वो चीज आई है, उनमें से एक हम भी हैं, ठीक है। एडल्ट्स आर प्रैक्टिकल, हर चीज को प्रैक्टिकलिटी से तोलते हैं। आज मैं क्यों लर्न करें, बिकॉज इट इज माई वन ऑफ माई इंटरेस्ट फील्ड एंड आई वॉन्ट टू मेक इन प्रोफेशनल ऑल्सो। तो आई एम वॉट आई एम डूइंग, आई एम बिफोर एनरोलिंग इन द क्लास, और बिफोर एनरोलिंग मैंने सारा उसका पहलू देखा। मैंने देखा कि मैं कितने, मैं क्या लर्न कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मैंने अलग अलग जगहों के जो छोटे छोटे वर्कशॉप होते हैं वो अटेंड किया बाय पेइंग समथिंग। मैंने देखा कि मैं उसको कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। जब मुझे लगा मैं कर पाऊंगी तो आई टॉक टू देम कि सेट यू विल प्रोवाइड मी द सर्टिफिकेट और यू विल प्रोवाइड मी द गाइडेंस फॉर अदर टू बी वर्क इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, और कैन आई ओपन माय ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो क्या हुआ, मैं जो भी चीज करी मैंने उसको प्रैक्टिकली सोचा कि वो मेरे लिए कितनी यूजफुल है। ऐसे ही एक एडल्ट लर्नर होता है, वो हर एक चीज को प्रैक्टिकलिटी में लेता है, ठीक है। इमोशनल बैरियर, ह्यूमंस आर ए बंडल ऑफ emotion and they experience a variety of emotions throughout life. Emotion affects the learning, obviously. Previous traumatic negative learning experience impact to handle experience of life. Because of the previously traumatic learning experience, many adult learners have no faith left in their adults and are too scared to learn.
ये भी एक चीज होती है कि अगर आप एक जगह से जा करके चीजों को, अगर आपसे बेनिफिट नहीं होता, जैसे एक एग्जांपल मैं आप आपको बताती हूँ। देर इज अ वन बत्रा न्यूमरोलॉजी एंड अभी आजकल वो काफी फेमस है। तो आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों का इंक्लिनेशन उस साइड नहीं, लेकिन मेरा इंक्लिनेशन है। तो व्हाट आई डिड, आई डिड 2 कोर्सेज फ्रॉम देयर, ठीक है। देन मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो मैंने क्या किया, आई नेवर ज्वाइन हिज 3rd कोर्स। मैंने उसका 3rd कोर्स ज्वाइन ही नहीं किया। देन आई फाइंड सम अदर ऑप्शन जो मुझे एक साथ बंडल में एक साथ चीजें दे। तो वो क्या हुआ कि एक जगह की लर्निंग अगर आपके लिए बैड हो गई, तो कई बार क्या होता है कि लर्नर या तो नहीं करेगा या तो उसके पास नहीं जाएगा। और वो इमोशनल बैरियर भी होते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको लगता है यार इतना पैसा मैंने वेस्ट किया, कोई मेरे काम तो नहीं है, इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चे के लिए ये कर लेता, मैं अपनी डॉटर के लिए ये खरीद के दे देता। होता है ना कई चीज, देखो कोई भी आप कोर्सेज करते हो, कुछ भी स्किल्स लर्न करते हो, वी हैव टू पे। फ्री में तो कुछ भी नहीं होता। इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज। अब एनर्जी एक्सचेंज, आप पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, आज के टाइम पे मॉनेटरी सिस्टम चलता है। द सिनेरियो इज द सेम। और बिना एनर्जी मैम आपकी आवाज कट रही है। एक्सचेंज के कोई किसी को चीज अच्छा ओके। देता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक एडल्ट में कोई कंफ्यूजन है बच्चों? नो मैम। फिर से करते, 1 मिनट मैं वीडियो ऑफ करती हूँ, फिर से देखती हूँ, ठीक है। अभी ठीक है? यस मैम। अभी ठीक है आवाज? हाँ, मैम। मुझे लगा थोड़ा नेटवर्क इशू, थोड़ी देर वीडियो बंद करनी पड़ेगी। अब जो मैं, अब आ रही है? यस हाँ। मैम। अब देखो ये जो मैंने आपको ये दिख रहा है, जो मैंने पीपीटी शेयर की है ना, ये ना बुक में सेम है, मैंने बुक से ही उठाया है। तो आप लोग इसको या तो बुक से पढ़ो एक बार, या फिर आप लोग 5 मिनट का टाइम लो, उसको गो थ्रू करो बुक से या फिर पीपीटी से गो थ्रू करो। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो देन तो आपको अंडरस्टैंड कराती हूँ। मैं आपको पेज नंबर भी बता दूँ, 1.36 विद न्यू बुक, ठीक है। मैम 1 पॉइंट। 1.36। वैसे तो वो इजी है, जस्ट गो थ्रू क्विकली, टेक 5 मिनट्स। नमन मिल गया आपको? नमन मिल गया, ठीक है। 5 मिनट लो, फटाफट से क्विकली गो थ्रू करो। पीपीटी है ना मेरे पास, मैं पीपीटी से पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जिससे भी पढ़ना है, या तो आपको जैसे दे, यस लेकिन मैम। पेज में न्यू बुक में 1.36 है। जस्ट गो थ्रू क्विकली, क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं वैसे तो। ओके।
आ रही है? यस मैम। पढ़ लिया आप लोगों ने? यस मैम। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम, सब ठीक है। ठीक है। यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? हम्म, चले आगे चले। नो मैम, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं बीच में वीडियो ऑन करूंगी, मैंने नेट का थोड़ा ठीक तो किया है। अगर नहीं होते तो फिर आज के लिए बिना वीडियो के ही। ठीक है, अब जो हमारा सिलेबस का जो सेकंड वाला पार्ट है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट का जो हमने किया था वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है शिवानी एंड नमन, अब हम करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज लर्निंग एनवायरनमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन वाला। ठीक है, तो ये क्या है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। एक मिनट। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से मेथड जो है वो टीचिंग को इम्पैक्ट डाल रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। इसका क्या मतलब समझते हो आप लोग? क्या मतलब समझ रहे हो आप लोग इससे, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचर्स की टीचिंग में इम्पैक्ट डालते हैं? ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों ये चीजें? हम्म, दिख रही है ये? ठीक है, यस अब मैम, हम ये पढ़ रहे ऑडियो हैं। विजुअल। ऑडिबल नहीं हो? नहीं नहीं मैम, ऑडियो विजुअल इंट्रोडक्शन वाला ना। हाँ, ये वाला अभी हम ये कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग का। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट कर रहे हैं? टीचर्स का एटीट्यूड, लर्नर का एटीट्यूड, सपोर्ट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी टीचिंग को इम्पैक्ट करते हैं। अब इसमें हमने देखा ना है कि टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इम्पैक्ट डालते हैं, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी टीचिंग को इम्पैक्ट डालते हैं, सपोर्ट मटेरियल के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी टीचिंग को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें इम्पैक्ट डालते हैं, फिर ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के जो टूल हम यूज करते हैं जो हमारी टीचिंग को या तो एनहांस करेगा या टीचिंग को या तो हेल्प करता है बढ़ाने में। अगर आपके फैक्टर सारे फेवरेबल हैं तो आप जो भी पढ़ा रहे हो, जो भी टीचिंग कर रहे हो, वो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। अगर उन फैक्टर्स में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, हमारी टीचिंग को जो इफेक्टिव होने में, जो टीचिंग हम कर रहे हैं उसको, उसके इफेक्टिवनेस पर, इफेक्टिवनेस का मतलब कि वॉट एवर वी वांट टू टीच यू, हम जो भी आपको समझाना चाह रहे हैं, जिस लेवल पे समझा रहे हैं वो आपको उस लेवल का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वो समझना क्या आप फ्यूचर के लिए यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। ठीक है, अगर उनमें से कोई भी एक फैक्टर नेगेटिव इम्पैक्ट में जाता है तो वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो अब हमको एक एक फैक्टर्स देखने। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है कि प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। कंड्यूसिंग का क्या मतलब होता है? कंड्यूसिव का मतलब क्या मतलब होगा, कि कुछ हमें सिद्धांतों को ध्यान रखना है क्या करने के लिए, हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट को एक अच्छा बनाने के लिए। क्या क्या होने चाहिए? क्लासरूम शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड। ठीक है, अगर क्लासरूम ओवर क्राउडेड होगी और वहां पे एक बहुत गर्मी है और एसी एक लगा है, क्या होगा, क्लास में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, एंड इट बिकम क्रिएट डिस्कम्फर्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड दे आर नॉट एबल टू फोकस। तो मेरी टीचिंग इम्पैक्ट हुई कि नहीं हुई? आपकी लर्निंग इम्पैक्ट हुई कि नहीं हुई? ठीक है, देन एंश्योर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास।
अब अगर हमने प्रॉपर क्लास में अरेंजमेंट नहीं किया, देखो पहले के जैसे अब स्कूल्स के टाइम पे क्या होता है, स्कूल्स में तो आपके चेयर्स के बीच में गैप वगैरह होता है, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाते हो पढ़ने के लिए, तो आपका क्या है कि अगर कोई भी बच्चा जिसकी हाइट बड़ी है वो अगर आगे बैठ गया, तो पीछे वाले स्टूडेंट को दिखेगा नहीं कि ब्लैक बोर्ड में क्या हो रहा है। तो अगेन वो क्या करेगा, अगेन या तो आगे आके देखेगा या बार बार सीट पे खड़ा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। मैंने अगर टारगेट बनाया है कि मुझे एक दिन में इतना कंप्लीट करना है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो मेरा वो टारगेट हैम्पर करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें लॉस तो दोनों का है। और अगर टीचर का लॉस इसलिए, स्टूडेंट का लॉस इसलिए ज्यादा है क्योंकि टीचर को उतना ही आपका टाइम टेन्योर दिया गया है चीजों को कंप्लीट करने के लिए। आप देखोगे जो गेस्ट फैकल्टीज के जो टीचर्स होते हैं, उनको एक टाइम टेन्योर दिया जाता है कि इस टाइम में आपको इतना करना है, नो मैटर कि बच्चों को कितना समझ आता है कितना नहीं आता। अगर मुझे किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए 2 लेक्चर दिए हैं, 1.5 2 2 घंटे के, अगर उसमें हमारे को क्लास ओवर क्राउडेड है और आपके बच्चे लर्नर जो है वो हार्म कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी जो लर्निंग है वो हैम्पर करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि मेरे को तो 2 लेक्चर दिए हैं, मैंने कंप्लीट किया या नहीं कंप्लीट किया, मैनेजमेंट ने बोला आपका काम कंप्लीट हो गया, तो इसमें हैम्पर किसको होगा, बच्चे को ही हैम्पर होगा। ठीक है। देन बिल्ड रेपोर्ट विद द स्टूडेंट। ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक गुड रिलेशनशिप डेवलप करना है स्टूडेंट के साथ। वो इसलिए करना है ताकि कल को बच्चे को कोई भी चीज समझ में ना आए तो ही और शी फील कंफर्टेबल टू आस्क। क्योंकि अगर आप एक डाउट को लेकर के अगर मन में चलते हो तो वही डाउट आपकी होल लाइफ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। देन एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन। बीच बीच में टीचर्स को एनकरेजमेंट करना पड़ता है कि आप ऐसे नोट्स बनाओ, आप ऐसे टेस्ट दो, इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो। ये मैं अपना पैटर्न बना रही हूँ। सेम आपका कॉलेज लेवल पे होते हो तो वहां पे टीचर बोलते हैं ना प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे हमें है, हमें वास्तव में बोला गया बिफोर योर एग्जाम्स यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट, एंड उस प्रोजेक्ट में क्या करना है, यू हैव टू मेक अ फाइल ऑफ 100 पेजेस, मोर देन 100 पेजेस। अब वो सोचो हमें अपनी डेली दिनचर्या में से उस टाइम को निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, आदर आई हैव टू वेक अप वन आवर बिफोर फॉर ऑल माय वर्क। ठीक है। या डेली जैसे से मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा कॉन्सेंट्रेटली करना पड़ता है। ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप हल्ले में गुल्ले में बच्चों के शोर में आप लिख सकते हो, कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगी, उसको पूरा शेड्यूल बनाऊंगी कि मैं कौन सा काम सुबह उठ के करूँ, बिकॉज कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल करना होता है, तो वो आपको उस टाइम पे चाहिए जब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटेशन आपको करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप चीजों को और अच्छे से बेटर कर सको। देन प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट, प्रोवाइड ए नॉन थ्रेटनिंग एनवायरमेंट, इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इकोनॉमिक फैक्टर इन क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है। आपको क्लास दे दी गई 200 बच्चों की और माइक नहीं दिया गया, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट हुआ या नहीं हुआ, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट का फॉल्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। जैसे सपोज करो आपने फीस भरी किसी संस्था में 50,000 रुपए, लेकिन वहां पे कुर्सियां हैं आपकी टूटी हुई, आपको अनईजी फील होगा कि नहीं होगा। हम्म? वही क्या है, अगर टीचर ने डरा के बोला कि ऐसा है जब तक मैं क्लास खत्म नहीं करूंगी तब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो होता क्या है कभी कभी कि जब आप क्लास में कोई चीज समझ रहे हो और अचानक से आपको क्वेश्चन माइंड में आता है, लेकिन अगर आपको टीचर ने पहले ही बोल दिया कोई भी नहीं बोलेगा, तो क्या होता है कि बाद में आपके पास क्वेश्चन पूछने का ना वो ऑप्शन ही नहीं ध्यान देता है। आइदर यू हैव टू राइट इट डाउन, लेकिन अगर आप उसको राइट इट डाउन करने में लगे रहोगे तो आपका अगला पॉइंट छूट जाएगा जो टीचर ने आपको कहा। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है जो हमको ध्यान रखना है, इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांत को फॉलो करना है और हमें हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव क्रिएट करना है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बच्चों। ठीक है। अब आता है हमारा मेन, ये हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि हमारी टीचिंग को इम्पैक्ट बनाने में क्या क्या चीजें। अब आता है टीचर्स के प्रति, टीचर्स को कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि वो अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बना सके। पर टीचिंग इज एन आर्ट एंड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग डिपेंड ऑन द डेडिकेशन, लव एंड डिवोशन ऑफ द टीचर टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। सबसे प्लस पॉइंट, नो मैटर आपके पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप एक एक चीज बच्चे को बता नहीं रहे हो, और आपका बस काम है कि अच्छा आप टीचर तो बन गए, लेकिन आप आए और ये देखो ये है और ये काम आप घर से करके ले आना, तो आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन टूवर्ड्स दैट अ सब्जेक्ट, वो इम्पैक्ट डालेगा आपके एजुकेशन में। ठीक है। आपको अगर हम ये कह दें कि चलो DI आप ऐसे घर में कर लेना, तो जो ये नेट से निकाल लेना परसेंटेज के क्वेश्चंस, रोज निकाल लेना आप लोग सीरीज के क्वेश्चन, तो मेरा डिवोशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अच्छा है या खराब है।
डेफिनेटली हम पर है, उससे कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट डलेगा या नहीं डलेगा? डलेगा। अगर वही चीजें हम क्या करेंगे, क्लास में आप लोगों का मैथमेटिकल रीजनिंग करा दिया, डीआई करा दिया, देन वी मेक अ ग्रुप एवरी डे एट अ फिक्स टाइम वी विल सेंड यू द क्वेश्चन, यू आर बाउंड टू सॉल्व। So that is the dedication towards that subject which we are giving you, so that we can make our teaching more effective. ठीक है? Then teachers का lack of confidence due to poor concept clarity may severely affect teaching. Yes, करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं है ढंग के तो क्या समझाओगे आप? ठीक है, किसी के रेफरेंस से, किसी के भी जान पहचान से आप स्कूल या कॉलेज में चले तो गए, लेकिन आपको पढ़ाने का तरीका ही नहीं है। क्यों बच्चे कहते हैं एक टीचर बड़ा अच्छा समझाता है और दूसरा बंदा कहता है अच्छा नहीं समझाते? ठीक है, तो वो क्या होता है, आपकी स्किल होती है कि आप कैसे चीजों को करते हो। अगर वो इम्पैक्ट है तो आपकी टीचिंग इम्पैक्ट होगी। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एस्पेक्ट्स शुड बी गिवन एडुकेट वेटेज इन डेवलपिंग ए टीचर्स एटीट्यूड। ठीक है, एक आपका क्या होता है, देखो ये पॉइंट तो बड़ा इजी है समझने वाला, लेकिन इससे एक होता है कि क्लास में किसी, जैसे आज निवेदिता ने शी मैसेज, मैम आई एम नॉट वेल दैट आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। ठीक है, मैं उसको बोल दूं ना ना आप लेटे रहना लेकिन क्लास अटेंड करना, तो डू आई एम इमोशनली फिट फॉर द एज अ टीचर? मैं फिट हूँ? नहीं हूँ। मेंटल क्या है कि भाई कभी आप कभी मेंटली कैसे होता है कि आपने बोला कि मैम मेरे को ना ये चीज समझ नहीं आ रही है, और एक दिन आपने मुझे रात को 12 बजे कॉल कर लिया या मैसेज कर लिया, तो उस समय मुझे क्या करना है? देखो नमन हंस रहा है, और हम रात को कॉफी की रेसिपी तो मैं ही भेजता हूँ देर से है, कॉफी बना के मैं पिलाई नहीं कई बार नमन ने। कह देता ना, वो कोई आपको बात टेक्स्ट नहीं, कर देता ना कई बार। हाँ कोई बात नहीं। तो उस पे क्या है कि आई हैव टू अंडरस्टैंड देयर मेंटल स्टेटस, इट माइट बी रीजन सब, जरूरी नहीं है। कभी कभी देखो हर एक स्टूडेंट का ना एक तरीका होता है, यार अभी मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाए ना तो क्या होगा कि मुझे आगे को कवर करने में आसानी हो जाएगी। अगर मैं उस टाइम पे ये देखूं यार इसने 12 बजे किया, इसने 1 बजे किया, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो वी कैन इग्नोर, बट इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड वी अंडरस्टैंड देयर कंसर्न। क्योंकि क्या होता है जब आप क्लास में पढ़ाते हो ना, तो हर एक स्टूडेंट के साथ ना एक टीचर का एक अलग बॉन्डिंग बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, कोई डरता है तो वो डरना भी क्यों होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हमने काम नहीं किया तो मैम हमें डांट देगी। लेकिन वहीं जब आपको कोई बात भी करनी होगी तो मैंने आप लोगों को, टीचर आपको इतना फ्री करती है कि वो आप उनसे बात कर सको। तो वहां पे अगर मैं उस चीज को ना समझूं तो क्या यूज का, मेरी टीचिंग इम्पैक्ट डालेगी? बिल्कुल नहीं डालेगी। अब मान लो आपकी आदत है, एक आपका एक नेचर बन चुका है कि जब तक आपकी वो पॉइंट क्लियर नहीं होगा आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। और अगर मैं उस कंडीशन में हूँ, मैं आपकी मेंटल स्टेटस को समझती हूँ और मैं कैपेबल हूँ, हाँ रात को 3 बजे 4 बजे कोई मैसेज करता है उस समय हम सो रहे, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट इन अ फेवरेबल टाइम इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग यू, क्या यूज है उसका? नहीं यूज है। देन एक आपका फिजिकल गेटअप भी बड़ा हैम्पर करता है आपकी टीचिंग इफेक्ट को। कैसे? जैसे एक एग्जांपल क्या होता है कि अगर से फिजिकल, कैसे कि जैसे सपोज करो कि आप क्लास में आपके घर में किसी से बहस हो गई एंड यू केम टू द स्कूल, तो आपकी जो बहस है, आपका जो स्ट्रेस है वो आपके फिजिक्स में, आपके चेहरे पे दिखता है। ठीक है, एंड इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जब आप किसी से पढ़ने जाते हो या कोई भी नॉलेज गेन करने जाते हो, उसका जो हंसता चेहरा हो ना, ऑटोमेटिकली आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। ये रियलिटी है या नहीं है? है मैम, ये है। मेरे बहुत। साथ हुआ ना ये। हाँ, बता दो एग्जांपल, बता दो कि किसके पास गए थे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा था। एग्जाम्पल ये है कि मैम जैसे कि मैंने बाल छोटे करवाए जब, हम्म। ऐसे बाल हुए हाँ। छोटे, हाँ। उसके बाद ये वाला चश्मा, अब देखो आप बिना चश्मे के मेरे को ऐसे देखो। हाँ। अब इस चश्मे में ये मतलब मैंने एक फ्रेम मुझे पसंद आया था, मैं कहीं मतलब मैं इंस्पायर होके लिया था ये फ्रेम, कि आजकल मॉडर्न टाइम में ऐसे जो फ्रेम्स हैं दोबारा इनका रिवाज आ चुका है, हाँ। थोड़ा आर्टिस्ट वगैरह ऐसे डालते हैं फ्रेम्स, हम्म। और मेरे जो फादर हैं वो भी ऐसे फ्रेम्स डालते हैं। तो हम्म। मुझे पसंद आया कि जो आजकल लोग अलग अलग डिजाइन यूज कर रहे हैं उसके बजाय मैं ऐसे सोबर रखूं, थोड़ा सा हम्म। रेट्रो वाइब ऐसे कुछ देता है। हम्म। तो ये कैसे इम्पैक्ट किया कि ऐसे लुक से ना मेरे को लोग मेरी स्टडीज के साथ लिंक करते हैं।
अच्छा। कि जिसमें मास्टर्स हूँ, या फिर मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा, तो मुझे लोग उस अपेयरेंस से देखते हैं, हाँ, एज ए टीचर देखते हैं मुझे। मतलब करता है लोग इन द सेंस इम्पैक्ट, कि आपका वही जो फिजिक्स अपने अपने हैं इम्पैक्ट जो डालता लोग। है। अब जैसे हाँ, मान लो ये चीज आप इम्पैक्ट डालता है। आप क्लास में गए और आपका बोरिंग लेक्चर है, हाँ लेकिन जी। आपको बोरिंग नहीं, लेकिन आप देखो आपकी क्लास में एक प्यारी सी मैम आ गई, ठीक है, नो डाउट वो प्यारी सी मैम आपसे हाँ एज में कितनी भी बड़ी हो, बट उनका हाँ चेहरा जी। हाँ इतना जी बिल्कुल। हंसमुख है, इतना एनर्जी वाला दे रहा है, आपका ऑटोमेटिकली उनकी बातें सुनने यस में मैम। आपका ध्यान जाएगा। फिजिकल, दूसरी बिल्कुल चीज ये, जाएगा मैम। 100% जाएगा। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपका फिजिकल अगर आप मेंटेन नहीं, एक छोटी सी चीज होती है ना, कि अगर एक बहुत हेल्दी हेल्दी है, जैसे एक मोटापे को लेके गए, अगर आपकी क्लास में या स्कूल में कोई ऐसा टीचर है जो बहुत हेल्दी है, उस यस मैम। हेल्दीपन की वजह से उसने एक लेथार्जिक एनर्जी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और रहेगी वो क्या, रहेगी मैम। और अगर वो 45 मिनट्स का लेक्चर हो, तो शी और ही कैन नॉट स्टैंड मोर देन 15 मिनट्स, ठीक है। एवरी टाइम शी नीड टू सिट, एंड देन उसके बाद वो कुछ और टॉपिक होगा। तो इन सब चीजों का आपकी टीचिंग में इम्पैक्ट डलता है, हमारी टीचिंग में इम्पैक्ट डलता है, और लर्निंग में डलेगा ही डलेगा, क्योंकि अगर हम अपना इनपुट अच्छा नहीं दे पाएंगे तो लर्नर कैसे उसको लर्न करेगा, ठीक है। ये देखो है छोटी छोटी सी चीज है, लेकिन इसका सेंस बहुत बड़ा है, मैम ओवरऑल पर्सनैलिटी मैटर करती है कि बहुत आप मैटर किस करती है। सेंस में जा रहे हो। जैसे आप ऐसा व्हाट्सएप पे एडेड हो, तो आप वहां पे अगर देखोगे तो आप वहां पे ये चीज, मतलब जैसे अभी हूं मैं, और व्हाट्सएप पे हम्म। जैसे मैंने अपनी फोटोज वगैरह लगाई होती है, उसमें ना एक डिफरेंस होता है। हम्म। अगर उस पे देखूं, उसमें शायद मैं एक ऐसे आर्टिस्टिक नेचर का दिखता हूँ, या फिर एक काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि जैसे बच्चे होते ही हैं जैसे उस तरीके का। लेकिन जैसे ऐसे ओवरऑल इस अपीयरेंस में कोई देखे, अगर मैं फॉर्मल्स डालूं थोड़े बहुत, ऐसी अपीयरेंस में जाऊं, हम्म। है ना, एज ए टीचर अगर मैं स्कूल में जाऊं एक ऐसी अपीयरेंस में, और एक वैसी अपीयरेंस में जो मैं अक्सर रहता हूँ हाँ। अपने थोड़े साइड कामों में, हाँ, तो उसमें ना एक डिफरेंस फील होता डिफरेंस है। होता है, ये रियलिटी बहुत है, फील होता है। बहुत फील होता है। मैं क्या फॉर्मल्स डाल रहा हूँ थोड़े बहुत, वो चीज अलग डिपेंड करती है। अगर मैं थोड़ा सा फंकी काइंड ऑफ डाल रहा हूँ, वो थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं कान में कुछ Why डाल रहा there हूँ, is a वो एक separate, अलग चीज why there is रहेगी। a separate dress for the school teachers? Why the हाँ जी। same teacher is came for the party, there is a separate dress? We want to present that thing, right? हमको वो यस इम्पैक्ट मैम। डालना है। अब मान लो आप अच्छी से कॉटन की साड़ी पहन के स्कूल जाते हो, why every female for interview of any higher post is going in a sari? यस मैम। दे प्रेजेंट दैट फियर। और वही अगले दिन वही लड़की मिल जाए पार्टी में, साड़ी पहन के आएगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ही चला जाएगा, शी वेयर द यस मैम। शॉर्ट्स, यस मैम। ठीक है। वो फर्क पड़ता है। तो अपीयरेंस, फिजिकल, फिजिकल इज नॉट जस्ट लाइक मोटा पतला, योर अपीयरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस मैम। आपको कई बार तो ऐसा होता है कि आपका हंसता चेहरा आपका इतनी पॉजिटिव लेके आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, कभी लगे, आई अटेंडेड, जिस क्लास में मैं अभी जाती हूँ, वो सर का अपीयरेंस नो डाउट इट्स ओके, बट जब मैंने किसी एक दिव्या छाबड़ा एक लेडी है उसका क्लास अटेंड किया, शी इज फैबुलस। मैं एक लड़की होकर उसको बोलती शी इज फैबुलस, द यस मैम। वे शी टीच, द वे शी हक जमाना, दैट वो होती हैं चीजें, इम्पैक्ट डालती हैं। द वे शी स्टार्ट द क्लास, इम्पैक्ट डाला है। नो डाउट वो हेल्थ वाइज इतनी यस मैम। पतली नहीं है, इतनी पतली नहीं है, लेकिन स्टिल शी लीव इम्पैक्ट्स। जब मैं एक लड़की हूँ कि उसकी तारीफ कर सकती हूँ, तो सोचो लड़कों का क्या हाल होगा, है? तो वैसे ही होगा कुछ ना। वैसे उससे ज्यादा ही होगा है। हाँ। हम क्लास में इस दिन यही बात कर रहे थे, मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने कहा यार सही में सी वो बड़ी अच्छी है। बोले हाँ ये तो है। मैंने कहा "आप तुम लोग तो बॉयज हो तो बोलोगे ही।" बट शी, हाँ हाँ, हो सकता है। हाँ, दैट इज ओके, जिस स्टेज में आप हो हम निकल चुके हैं वहां से। ठीक मैं है। हर चीज ना मैम, हर चीज एज के हिसाब से थी, कुछ भी चीज ना यूनिक नहीं होती। हाँ, सब चीजें इसके कुछ साथ। ये जो चीजें होती है ना, ये जब हम चीजें देखते हैं, हम मतलब साइकोलॉजी की तरह से देखें, ये जो ये चीजें होती है ना, ये एक पर्टिकुलर एज के साथ होती ही होती है। ये तो इसको हंड्रेड हम परसेंट डिनाई है, कभी नहीं कर सकते नहीं मैम, कर इसको सकते। कभी डिनाई नहीं कर सकते।
लोगों ने इस चीज को एक अलग सेंस में ले लिया हुआ है, लेकिन ये चीज होती है। लोग उस चीज को नहीं समझते कि जो एज, एक एज होती है ना, आपको वो जो फेज होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। सब चीजों का बेटा मेच्योरिटी ही आपकी एज के हिसाब से हो। आप अपने आप को देखो, आती है। आप जब 10th 12th में थे तब आप लोग का लेवल क्या था और आज आप लोगों का लेवल क्या है। अगले 4 साल बाद अपना लेवल चेक करना। आप उन उन चीजों के लिए सेक्रीफाइस करोगे जो जो आप लोगों की फेवरेट चीजें थी। ये होता है मैम, ये इट्स धीरे धीरे इट्स करके ना एज बहुत फैक्टर, इम्पैक्ट बढ़ता बहुत इम्पैक्ट डलता है, है। एज फैक्टर। जैसे कभी मैम यही तो डिफरेंस शौक कर होता रहा था है कि, आपका एडोसेलेंट और एडल्ट में। यही तो डिफरेंस डाल रहा है कि व्हाई यू केम इन एडल्ट, व्हाई दीज पीपल। अगर हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चे उतनी समझदारी दिखाएं जितनी आज है, तो इट्स इम्पॉसिबल। वो मैं अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ, इट्स माई फॉल्ट, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। यस मैम। और इस वजह से क्या होता है, क्लैशेस ज्यादा होते हैं फैमिलीज में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। द टीचर शुड बी ट्रेन इनफ टू सक्सेसफुल इन कैटरिंग फॉर स्टूडेंट्स वेरिंग नीड्स एंड एबिलिटी इन एन इंक्लूसिव सेटिंग्स। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है वो सारे टीचर्स को आना चाहिए। एंड टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल विद द लेसन प्लान। जो लेसन प्लान हमने बनाया वो हम कब बना रहे थे, प्री एक्टिव स्टेज में बना रहे थे शिवानी। रिएक्टिव स्टेज में हमने लेसन प्लान बनाया था, तो उसको ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे सपोज कर हम बीच बीच में बातें भी कर लेते हैं ना, लेसन प्लान तो हमने बनाया है लेकिन हमने क्या किया, बीच बीच में बातें भी करी। जैसे ही मुझे लगा शिवानी को नींद आ रही है, हमने चीजों को चेंज कर दिया। वी डिड इंटेंशनली, वी इंटेंशनली चेंज द थिंग। ठीक है, तो हमेशा टीचर्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने लेसन प्लान के साथ। देन टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। फ्रॉम द ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी क्लासिफाई टीचिंग स्किल्स इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। these are the These are core teaching skills common for all subjects. आप देखोगे स्कूल टीचर्स में आप क्या करते हैं, टाइमली टाइमली टीचर्स को आपको आपको ट्रेन करते हैं। अब जैसे कुछ कोर टीचिंग स्किल्स है, ये सबको आनी चाहिए। यानी जितने भी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कुछ कोर चीजें उनको आनी चाहिए चीजों को। कि क्लास को कैसे हैंडल करना है, अपनी चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है, क्लास को कंट्रोल कैसे करना है, क्लास को चुप कैसे कराना। दीज आर सम टीचिंग स्किल्स। पढ़ाना कैसे, बच्चों के माइंड को कैसे पढ़ना है। इसके लिए ये कोई कंपल्शन नहीं कि आप ज्योग्राफी के टीचर हो तो आप ज्योग्राफी के टीचर को स्टूडेंट से अलग तरीके से डील करोगे, नहीं। देन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, सोशल साइंस एंड मैथ्स। लेकिन अब जैसे आप 11th 12th में पहुंच गए, तो जो 11th 12th का जो मैथ्स है और वहाँ के जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स और जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हो गई, जैसे फ्रेंच हो गई, अरेबिक हो गई, तो वो एक कॉमन टीचिंग स्किल नहीं है। दीज आर द स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल कि जो उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ेगा फिर उसका डिवोशन उसी में रहेगा। आपने क्या किया, 12th 10th तक आप लोगों की कॉमन सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, देन इन 11th एंड 12th यू हैव टेकन सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आपके फेवरेट में था। उसके बाद अब आपका स्पेशलाइजेशन किस में है, आप लोगों का स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंटल साइंस में। ठीक है, तो सेम चीजें इसी तरीके से भी देखें। अब आप लोग कल को टीचर बन के जाओगे तो आप किस में जाओगे, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट्स में। ठीक है, देन टारगेट विद स्पेसिफिक स्किल्स। और ये वो स्किल्स होती है जो एक एक्सेप्शनल चाइल्ड, जैसे आपके जो अंध विद्यालय वगैरह में जो टीचर्स टीच करते हैं ना, या फिर जो आपके अंध विद्यालय हो गए, या फिर जहाँ पे वहां पे खैर उनको भी टीच किया जाता है, जिनकी जो सुन नहीं पाते हैं, तो इनकी ना स्पेशल ट्रेनिंग होती है, इनके ना स्पेशल स्किल वाले टीचर्स होते हैं। आपने कभी इस चीज को फील किया है कि जो लोग देख नहीं पाते हैं वो सारी चीजें पढ़ कैसे लेते हैं, वो मूवमेंट कैसे कर लेते हैं? बिकॉज उनका अपना एक स्कूल होता है और उस स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो उस पर्टिकुलर स्किल के स्पेसिफिक है, स्पेशलाइज्ड है, और वो उनको पढ़ाते हैं। वन डे आई वेंट टू द अंध विद्यालय नियर माई एरिया। I saw one of the guy, he's in I think in 6th या 7th में होगा, टाइपिंग बड़ी अच्छी कर रहा था। And yesterday I went there, they know, उनको स्टेप से पता है। And I went for समय से डोनेशन के लिए, तो उन्होंने whatever we distribute them, एक 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 बच्चे ने ना उस पैकेट को छू के मुझे बोला कि मैम या आंटी, आप मुझे ना ये वाले फ्लेवर की चिप्स मत दो, ये वाले फ्लेवर की दे दो। तो these skills they have learned, and उनको कौन टॉट कर रहा है, स्पेसिफिक स्किल्स वाले टीचर्स कर रहे हैं। वहां पे टीचर्स भी आते हैं और वहां पे बहुत चीज आती रहती है, तो ये उनकी टीचिंग की स्किल्स हैं। ठीक है, देन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, और ये किसने बनाया है, ये एनसीईआरटी ने बोला है। द एनसीईआरटी इन इट्स पब्लिकेशन
core teaching skill has laid stress on the following teaching skill. तो एनसीईआरटी है, उसने अपनी पब्लिक कोर्स पब्लिकेशन कोर टीचिंग स्किल जो 1982 में आई थी, उसमें कहा था कि ये टीचिंग स्किल्स एक टीचर में होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए? राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होगा, बताना शिवानी, क्या समझते हो आप इससे? मैम जैसे नॉर्मल राइटिंग तो नहीं, इसमें जैसे कि आप ब्लाइंड की बात कर रहे हैं तो मतलब मैम सबका पढ़ने का मतलब जो लिखावट है या फिर उसको लेके चीजें। मैंने आपको 2 मॉडल पढ़ाए थे, हाँ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें चीजें कैसे पढ़ानी है, कैसे सिखाना है। ठीक है, तो ये वहीं पे है, वही है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें कैसे चीजों को सिखाना है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, हाउ वी हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, समझ आया? सारा हम्म। कंटेंट आप इवैल्यूएशन पॉइंट पहले नहीं पढ़ाएंगे, हम पहले टीचिंग का बेसिक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर पार्ट में धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, पहले हमने टीचिंग का पूरा इंट्रोडक्शन दिया, देन वी टेक अ लिटिल लिटिल पार्ट। अब धीरे धीरे देखो, ऐसा होगा कि इस वीक के एंड तक हमारा टीचिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन क्रिएटिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द क्लास, मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चंस। ठीक है, आपको क्लास में क्वेश्चंस पूछने हैं, और इस लेवल से क्वेश्चन पूछने हैं जिस लेवल से आपका मेंटल, जैसे आप देखो, हर एक का ग्रैस्पिंग पावर अलग अलग होता है, हर एक की समझदारी अलग अलग होती है। अब अगर आपको पता है कि एक स्टूडेंट का ग्रैस्पिंग पावर और मेंटल लेवल कम है, तो आप उससे हाई क्वेश्चन क्यों पूछोगे? आप उसके कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए उसके लेवल का क्वेश्चन पूछोगे, ये होता है। और ऐसा एक एग्जाम का पैटर्न भी होता है, अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि एक सीबीटी मोड होता है और एक और मेथड होता है, जिसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिस क्वेश्चन की डिफिकल्टीज आप जैसे जैसे आंसर देते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपका एडेप्टिव टेस्ट होता है। आई थिंक एडेप्टिव टेस्ट होता है, और सिर्फ एक ही संस्था लेती है ये, अभी आएंगे हम इसमें। तो वो क्या करती है कि जैसे आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, उस क्वेश्चन की बेस पे आपका क्या करती है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आती है। आप करोड़पति देखते हो, करोड़पति देखते हो, एक क्वेश्चन अगर आपके लिए टफ होता है, वैसे एक जनरल बता रही हूँ, नहीं भी देखते हो, तो एक क्वेश्चन टफ होता है तो वो क्या करता है कि क्वेश्चन में से नहीं बनता, तो क्या कहता है, कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन चेंज करिए। ठीक है, हम्म। तो आप क्या करोगे, क्लासरूम में जो क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चरिंग करोगे वो इस तरीके से करोगे कि स्टूडेंट का मॉरल डाउन ना हो। ठीक है, देन क्वेश्चन डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपसे किसी ने पूछा क्वेश्चन तो आपको उसको रिस्पॉन्स करना, ये नहीं बोलोगे हम कल बताएंगे, और अगर आपने बोला है कल बताएंगे, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कल आपने ये पूछा था बेटा, इसका आंसर ये है। क्योंकि एवरी टाइम कई बार कई चीजें कॉन्सेप्चुअली हमें भी याद नहीं रहती, तो हम क्या कहते हैं कि हम आपको ये कॉन्सेप्ट हमने सुना नहीं, हम आपको रीड करके बताएंगे। ठीक है, वी आर ऑल्सो इन द लर्निंग स्टेज, लर्निंग तो कभी खत्म होने वाली स्टेज नहीं है। ठीक है, देन रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, चीजों को एक्सप्लेन करना, एंड किससे एक्सप्लेन करना, इलिस्ट्रेटिंग एग्जांपल से, यूजिंग टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, अभी फैसिलिटीज हम पढ़ेंगे। स्टिमुलेशन वेरिएशन, स्टिमुलेशन वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, आप डिफरेंट डिफरेंट रिवॉर्ड से, पनिशमेंट के थ्रू चीजों में एनकरेजमेंट लाओगे, बच्चों को प्रोवोक करोगे कि वो अपना काम करे और वो पढ़ाई में आगे जाए। ठीक है, कई कई बच्चों को देखो, टीचर्स पीटीएम में उनकी पेरेंट्स को बुलाती है या बीच में भी बुलाती है, वो इसलिए नहीं बुलाती कि वो उनको कंप्लेन करना चाहती है, वो इसलिए बुलाती है ताकि वो उनकी अलग अलग वेरिएशन से उनकी जो पढ़ाई की जो कला है ना, उसको स्टिमुलेट कर सके। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना रिस्पॉन्स लाइक। देना, रिस्पॉन्स किसी करवा, भी किसी भी एक्शन का रिस्पॉन्स। हाँ। ठीक है, देन पैकिंग ऑफ द लेसन, कि एंड एंड कैसे करना है लेसन का, प्रमोटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, यूज ऑफ द ब्लैक बोर्ड, अचीविंग क्लोजर ऑफ द लेसन, गिविंग असाइनमेंट्स, डायग्नोसिंग पीपल लर्निंग डिफिकल्टीज एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स, एंड इवेलुएटिंग द पब्लिक प्रोग्रेस। ये सारी चीजें कौन सी हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो कौन कहता है, एनसीईआरटी ने कहा है कि टीचर के लिए ये टीचिंग स्किल होना जरूरी है। ठीक है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखी है, ये कह रहा है, एनसीईआरटी ने कहा है अपने पब्लिकेशन को टीचिंग स्किल्स में। ठीक है, तो कभी कभी ये पॉइंट्स दे करके ऐसे पूछ लेगा कि किसने कहा है, कहाँ कहा है।
या इनमें से कौन कौन से, ए बी सी सी डी ई ऐसे। ठीक है, चले आगे चले बच्चों। मैम ये जो राइटिंग वो है ना इंस्ट्रक्शनल वाला, कौन सा पॉइंट है? मैम सबसे ऊपर जो हाँ आपने हाँ वो हाँ highlight हाँ किया है, हाँ। तो मैम ये कैसे रिलेट करता है मॉडल से? मॉडल तो पेडागोगी और एंड्रोगोगी था। पेडागोगी एंड्रोगोगी था, तो आप मुझे ये बताओ कि पेडागोगी और नहीं नहीं, मैं गैगने और वो ब्लूम सेक्सोनॉमी और उसकी बात कर रही अच्छा हूँ, गैगने ग्रिग्स की। अच्छा उसके अच्छा, साथ तो ठीक कर है रहा है मैम। ना, कि वो हाँ हाँ कॉग्निटिव हाँ लेवल पे कैसे लर्न करता है, अफेक्टिव लेवल पे हम्म कैसे करता है, साइकोमोटर लेवल पे कैसे करता है। ठीक है। ओके मैम। अब आता है लर्नर्स का एटीट्यूड। लर्नर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए भाई? क्लास में खूब डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहिए, है ना। अगर लर्नर का एटीट्यूड ऐसा हो कि वो ना सुनता हो और पेंसिल मारता हो, आपको चौक मिलेगी नहीं क्लासेस में, या अपनी कॉपी फाड़ करके उसका गोले बना के आगे वाली सीट में फेंक देना हो, तो हमारी टीचिंग हैम्पर करेगी कि नहीं करेगी? हम्म? या फिर जैसे उसको पता भी है, उसको समझ में भी आया, बट अगेन ही आस्क द इलॉजिकल क्वेश्चंस, क्लास हैम्पर होगी नहीं होगी, टीचिंग इफेक्टिव होगी नहीं होगी? तो ये क्या कह रहा है कि इन इट अफेक्ट्स टीचिंग लर्निंग, और ये सिर्फ टीचिंग को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये आपकी लर्निंग को भी। आप अगर वैसे बदमाश कैटेगरी में आते हो, तो जो बाकी लर्नर है ना, उनको ये इम्पैक्ट जरूर करेगा। ठीक है, जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि मैम आप पढ़ाओ इसको, छोड़िए, तो ऐसे ही बोलता रहता है या ऐसे बोलती रहती है। ठीक है, तो क्या होता है, इट अफेक्ट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन अ नंबर वेज, डिस्ट्रीब्यूटिंग और नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पीपल इंटरप्ट द लर्निंग प्रोसेस। सबसे बड़ी बात, अगर आप ये सब चीजें छोटी क्लासेस में तो नहीं होती है, लेकिन छोटी क्लासेस में भी इम्पैक्ट डालती हैं। बड़ी क्लासेस में क्या होता है, अगर आपको कोई टीचर पसंद नहीं है, तो आप लोग बार बार डिस्टर्ब करते हो, गुट बन जाता है एक चार पांच बच्चों का। ठीक है। और छोटी क्लासेस में क्या होता है कि दे केम व्हेन दे केम बैक टू होम, तो दे स्टार्टेड मैम ने ऐसा किया, मैम ऐसा करती है, मैम तो ऐसी है ना। तो वो क्या होता है कि अगर आपने किसी भी पर्सन के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड डाल दिया ना, तो फिर आपको उसकी क्लास कभी समझ ही नहीं आएगी। एक ये इम्पैक्ट ना बहुत, जैसे मैं एकेडमी की भी बात कर रही हूँ, जिन जिन बच्चों को, मैं रियलिटी बता रही हूँ, जिन जिन बच्चों को बीच बीच में कभी ये दिक्कत होती थी ना कि मैडम उसमें उसने तो रिकॉर्डिंग्स में ऐसा कहा है, उसने तो ऐसा कहा है, आज तक उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि आप जहां जा रहे हो ना, उस पर फेथ करना सीखो। आपने फेथ किया ना, आपके आधा प्रोफेशन तो वहीं हो गई। तो ये चीज, अगर आपको कोई कितना भी अच्छा दे, लेकिन अगर आपके मन में उसके लिए नेगेटिविटी है, तो वो अच्छा आप कभी ले ही नहीं पाओगे। चाहे आपने उस चीज को वैसे ही समझाया हो जैसे आपने कभी कहीं से देखा है, या कहीं से समझा है, या किसी और टीचर के लेक्चर सुने। क्योंकि पीपल्स आर, आप लोग इस स्टेज में हो कि आप लोग अपने हिसाब से चीजें बहुत देखते हो, और कई बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं। अब मैं ऑफलाइन एक लास्ट में 2 साल से पहले सेशन की बात बता रही हूँ। ऑफलाइन में when we used to take the class, either राखी मैम और जो भी पेपर 2 क्लासेस होती थी पेपर 1 की, one of the student is वो हम्म, क्रॉस चेक करती थी, शी स्टार्टेड क्रॉस चेकिंग। तो मैं भी बोलती थी, और राखी मैम भी, कि ये सब आप घर पे कर लेना। और आपको बता रही, 2 साल हो गए, उसका नेट आज तक नहीं निकला। तो आपके मन में अगर किसी के लिए नेगेटिव है ना, तो ये टीचिंग को तो इम्पैक्ट डालेगी डालेगी, लेकिन लर्नर के लिए भी बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट है। फिर आप कभी किसी को सही मान ही नहीं सकते हो। ठीक है, आपका राइट बनता है एक डेमोक्रेटिक डीलिंग करने का, बट ऐसा नहीं है ना, आपका ये राइट नहीं बनता ना कि ऑलवेज यू हैव टू प्रूव दैट टीचर इज रॉन्ग। तो वो आपको तभी तो मैम मैंने दूसरी बार एडमिशन लिया मैम, हाँ, बहुत बढ़िया। सेम एकेडमी में मैम। सेम फेथ अकेडमी। मैम। देखो, ये एक फेथ होना चाहिए, और ये इम्पैक्ट डालता है, पता है। मैंने ये चीज देखी है, यस जैसे मैम। विकास भी था हमारी क्लास में, आई थिंक आप मिले विकास से, नमन नहीं, आप नहीं थे उस दिन, आप नहीं नहीं आए थे नहीं मैं शायद। नहीं था। वो प्रियंका आई थी आई उस थिंक दिन ना। प्रियंका था। प्रियंका थी। कौन था? ठीक है, इतिशा भी आई थी। इतिशा ने मिड में क्लासेस ज्वाइन करी थी, एंड शी इज नॉट फ्रॉम द एनवायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड, बट वॉट एवर कंटेंट वी आर गिविंग देम, शी नेवर आस्क फॉर एनीथिंग कि मैडम आप लोगों ने ऐसा पढ़ाया, इसमें तो ऐसा दिया है। आज वो पीएचडी कर रही है, कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। भरोसा करना पड़ता है। हाँ, भरोसा नहीं करोगे ना, आधी चीज आपकी वही खत्म हो गई।
क्योंकि आपको ना पॉजिटिव चीजें भी दी है ना, लेकिन आपके मन में अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है ना किसी भी चीज का, तो आप उसको ले ही नहीं सकते हो। यू विल स्टार्ट स्टिल फाइंडिंग द नेगेटिव थिंग्स इन दैट। ठीक है। फॉर क्रिएटिंग ए लाइवली टीचिंग एनवायरनमेंट, लर्नर पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड इज मस्ट। आपका भी एक एटीट्यूड मैटर करता है। क्वालिटी एंड ट्रेट्स ऑफ लर्नर्स सच एज देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, देयर एटीट्यूड, देयर एस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, देयर लर्निंग स्टाइल्स, एप्टीट्यूड, their readiness to take risk, physical and mental health goals can impact the way they learn। समझ गए? सारा समझाया। Then how the support material instructional facilities will affect our teaching। Support material is very essential which affects in teaching learning process। It is an important process in teaching। The support material aim to support teacher and students in achieving the learning outcomes of any subject। अब ये जो मैं पीपीटी आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है आपके लिए? सपोर्ट मटेरियल का काम कर रही है। ठीक है। ये ऑनलाइन सिस्टम जो शुरू हो गया, ये क्या कर रहा है? आपका सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ठीक है। और द वे, अब जैसे सपोज करो आवाज आना बंद हो जाए, तो आप मेरी टीचिंग इम्पैक्ट करेगी ना, साथ में आपकी लर्निंग भी इम्पैक्ट करेगी। जो मटेरियल हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया, इट विल वर्क एज अ सपोर्ट मटेरियल और नॉट? द रिकॉर्डिंग विच वी आर प्रोवाइडिंग यू टू, कि आप उसको दोबारा भी सुन सको whenever you have a confusion, it will work as a support material or not? It will। तो हम क्या कर रहे हैं? टीचिंग को इम्पैक्ट डालना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर कि आप भी उसको ढंग से लो ताकि लर्निंग भी हो पाए। ठीक है। देन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज दैट असिस्ट एन इंस्ट्रक्टर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, they supplement teaching methods and are themselves not as self-supporting as teaching method। Instructional facilities play an important role in effective teaching learning process। Support material क्या क्या हो गया? आपका स्टडी मटेरियल हो गया, ऑडियो वीडियो हो गया, टीचिंग एड्स हो गए। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इंक्लूड्स क्लासरूम, सेमिनार रूम्स, लैब यूज फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स टू द चिल्ड्रन। ये सारी चीजें क्या कर रही है? एज ए सपोर्ट मटेरियल के लिए की तरीके से काम कर रही है। आपको ऑडियो सुनाई दे रही है, आपकी वीडियो प्रॉपर टाइम से आ रही है, मटेरियल प्रॉपर मिल गया। जब आपको जरूरत है तब हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आपके प्रॉपर टेस्ट लेते हैं, आप लोगों के लिए प्रॉपर टाइम डिसाइड करते हैं। ये सब क्या है? सपोर्ट सिस्टम ही तो है। जो हम क्या कर रहे हैं, हमारी टीचिंग को इम्पैक्ट इफेक्टिव बनाने के लिए आप उसको ले रहे हो, और ताकि आप उस लर्निंग को कंटिन्यू कर सको। ठीक है। देन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे होता है? To create a good teaching learning environment, both the psychological and instructional perspectives should be taken into account। In an effective teaching and learning environment, both teacher and student play an important role। A learning environment is a diverse platform when users engage and interact to learn new skills। If a teacher and the learner are comfortable in the surrounding environment, then learning will be effective। कैसे effective हो जाएगी? आपके यहाँ लाइट चली जाए, मेरे यहाँ नेटवर्क चला जाए, क्या हुआ? एनवायरमेंट है। आप सुन रहे हो और आपके घर पे भले ही आपने यहाँ म्यूट करके रखा है, लेकिन बहुत फोन बज रहा है, हम पर करेगा एनवायरमेंट। शादी के बैंड बजने लग जाए बगल से, लोगों के घरों में लड़ाइयां हो जाए, तेज तेज आवाज आ रही है, हम पर करेगा? हम्म? मैं चाहे मेरी तरफ से नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से हो रहा है, लर्निंग हम पर करेगी। सेम चीज मेरे यहाँ से होने लग गई, हम पर करेगी। मेरा एक सेकंड के लिए फोन बजता है तो मुझे ध्यान जाता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसको साइलेंट करती हूँ। फॉर दैट मिनट मेरी टीचिंग इम्पैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो ये क्या कर मैम रहा इस है पे ये? क्या ये एग्जांपल भी आ सकती है कि जैसे लाइक क्लास हो रही होती है तो हम कई बार जैसे कुछ थोड़ा सा फन मोमेंट क्रिएट कर देते हैं कि हमको एक बोरियत ना फील हो, कि एक हम्म। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाए, वो भी क्या इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है? वो एक नहीं होगा, वो हमारे प्रिंसिपल्स में आएगा, जिसमें मैंने बताया थी कि हमें इन चीजों को फॉलो करना ही होता है। मतलब ये ओके। एनवायरनमेंट की बात कर रहा है कि जैसे एक मैंने आपको पहला बताया था, क्लासरूम ओवर क्राउडेड हो गई, एनवायरनमेंट ही यस तो है। मैम। गर्मी है, एसी नहीं चल रहे हैं, लाइट चली गई। सर्दी है, सब स्वेटर पहन के बैठे हैं, लेकिन वही क्लास ओवर क्राउडेड है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया, यस अनईजी मैम। फील हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्लास आप अटेंड कर रहे हो, अचानक से वेदर चेंज हो गया, उसकी वजह से आप ठंड पड़ गई, आप कांपते रहोगे क्लास में, क्या फोकस करोगे? फिर नहीं। अगर हमारा पकौड़े खाने का मन कर गया। हाँ।
तो तुमको तो कि भेज बारिश देंगे का हम पकौड़े मौसम है, खाने। हाँ, क्या मैम वो भी एग्जाम्पल इसके अंदर आ सकती है? नहीं, एनवायरनमेंट का वो इंटरनल आएगा, इन्वेंटल मतलब वो आपको आके डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना, वो तो आपका जो आपकी जो वो है, तब एक आपका इंटरनल चीज हो गई ना वो। यस मैम। हाँ, उस पकोड़े वाले की जो वहां पे हल्ला हो रहा है, वो एनवायरनमेंट आपकी लर्निंग को और मेरी टीचिंग को हैम्पर करेगा। अच्छा पकोड़ा ओके मैम खाना तो अब। इज योर चॉइस ना, लेकिन वहां यस पे मैम। पता चला वो एकेडमी के नीचे पकोड़े बेचने वाला है, तभी आपको सुगंध ऊपर तक आ गई, ठीक है। और वहां पे यस पता मैम। चला वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। हम्म? आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देने जा रहे हो या जाने वाले हो या आपका रिवाइज कर रहे हो कोई चीज, अचानक से बगल में बारात जा रही है और वो 10 मिनट तक वहीं पे खड़े होकर नाच रहे हैं। कई जगह होता भी है, ठीक है, बीच में नाचते नहीं नाचते, वो एनवायरनमेंट जो है वो हल्ले वाला एनवायरनमेंट इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है शिवानी? हम्म? तो मैम नहीं, ऐसा लग रहा बड़ा इजी इजी है ना, है ना? अभी सर रुको। क्वेश्चंस नहीं होते ना मैम इसके इजी। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है हम यहाँ क्वेश्चंस पे लग रहा है ये तो कि बड़ा। काफी इजी है। क्या है, काफी हाँ, इजी है। अभी बट ऐसा क्वेश्चन, रियल में पता नहीं क्यों नहीं होता मैम। क्योंकि वहां पे आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को वैसे देखना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए इतने एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इसीलिए चीजों को इतना वो किया, वरना ये तो बड़ी इजी है, ठीक है। यस मैम। Then institutional or administrative setup. Administrative setup with variety and freedom of choice to the teacher generates a healthy teaching environment. Teachers are free to prepare their lesson plans and use a variety of teaching aids. In the teaching process, the administrative discipline of the institution should be followed while the administrative pressure should be avoided. The administrative setup of institution should be designed in such a manner so that the balance of relationship between the teacher, student, teacher, parents, among teachers, the school staff, and should be ensured. अब देखो, चाहे वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, चाहे आप एकेडमी का देखो, चाहे स्कूल्स का देखो, अगर टीचर किसी चीज को पढ़ाना चाहे, आप देखो कि कई सारी संस्थाएं ऐसी होती है जो कहती हैं, इवन आई काफी जगह मैंने देखा है कि आपको पढ़ाना वही है जो हम आपको बना के देंगे, है यस कई मैम। संस्थाएं। उससे क्या होगा, टीचिंग इफेक्टिव हो, हैम्पर करेगी या नहीं करेगी टीचिंग की इफेक्टिवनेस, क्योंकि आप उससे ज्यादा बाहर जा ही नहीं सकते हो। यस आपको एक मैम। लेक्चर पकड़ाया गया 10 पढ़ने का एंड सेड दैट यू हैव टू कंप्लीट इन 45 मिनट्स। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछने लग जाए बच्चा, तो उसमें 10 मिनट चले जाएंगे तो मेरा तो कंप्लीट ही नहीं होगा। टीचर विल नॉट गेट अ पेमेंट। टीचर डोंट हैव अ यस फ्रीडम मैम। टू टीच अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो वो हैम्पर करेंगी कि नहीं करेंगी? 100% करेंगी। दूसरा ये कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा सेटअप होना चाहिए कि इट शुड बी कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद द टीचर्स। जैसे कभी कभी नहीं होते कि एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर आपके यहाँ पढ़ाने तो आ रहा है, लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं, एचआर के साथ एक अच्छा कांटेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? वहीं यस मैम। अगर टीचर और स्टूडेंट का आपस में एक कोऑर्डिनेट रिलेशन नहीं है, ठीक है, अगर मान लो तो एक टीचर के प्रति नेगेटिव है, तो स्टूडेंट जब तक वो टीचर उसको नेगेटिविटी को हटाएगा नहीं, वो फ्रीडम ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से एक टीचर के पास, तो वो कैसे एक बॉडी रिलेशन कैसे बनाएगी? तो कभी भी एक स्टूडेंट को वो समझ ही नहीं आएगा, तो वहां पे एक तो टीचिंग भी हैम्पर करेगी और वहां पे लर्निंग भी हैम्पर करेगी, ठीक है। एक एक स्कूल है, वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जहाँ पे टीचर को पेरेंट के साथ मिलने ही नहीं दिया जाता, वहां पे हैम्पर करेगी। हाउ द पेरेंट्स विल पुट देयर कंसर्न इन फ्रंट ऑफ टीचर दैट माय चाइल्ड इज नॉट गुड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड और he is suffering from this problem, please take care of little bit extra। क्योंकि हम जो पहला परसेप्शन बनाते हैं वो सामने देख के बनाते हैं, वी नेवर थिंक कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, एंड दैट इज दिस इज नॉट अवर फॉल्ट। मतलब हमें उस लेवल का अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको देगा ही नहीं, क्या करोगे? कुछ एक स्कूल्स है, मैं आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ। वहां पे नर्सरी या केजी के बच्चों का ऐसा कंडीशन हुआ था कि छुट्टी के टाइम पे जो बच्चे मतलब पेरेंट्स लेने आते थे, तो ऐसा नहीं था कि आप कार्ड वार्ड नहीं था सिस्टम, दो दो क्लासेस के ए बी सेक्शन की टीचर्स खड़ी थी और उनको बच्चों को पकड़ाती जा रही थी।
उनमें से बच्चे बहुत छोटे थे, नर्सरी या केजी के थे, ठीक है, शायद एक दो साल पहले, एक साल पहले की बात है। उनमें से एक नर्सरी के केजी के बच्चे का कोई थर्ड पर्सन आया, एंड उसने उसका नाम कभी कहीं से सुना है जो भी है, उसने उसको बुलाया, वो बच्चा उसके साथ जाने लग गया। वो तो सडनली टीचर का फेस टर्न हुआ, उसने कहा इसका तो ये कोई रिलेशन नहीं, ये कौन है। तो ये अगर नहीं देखती उस समय, तब उसने जब चिल्लाया, तब वो गार्ड ने उनको रोका और फिर बाद में पुलिस को दिया, एंड बाद में पता चला कि ही इज साइकोलॉजिकली इल पर्सन। अगर उस दिन वो बच्चा उसके हाथ से चला जाता तो क्या होता उस बच्चे का, वी नेवर। ठीक है, तो वो क्या है और उसके बिहाफ में व्हेन पेरेंट्स वांट टू मीट द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मिली नहीं उनसे। तो यहाँ पे प्रॉपर बाउंडिंग क्रिएट हुई क्या, नहीं हुई ना। वो एडमिनिस्ट्रेशन से वहीं से बाहर बाहर से बोल दिया प्रिंसिपल इज वेरी बिजी, प्लीज कम एट 12 o'clock। फिर पेरेंट्स 12 o'clock गए, जो पेरेंट्स वर्किंग थे उन्होंने कहा देखो मैं हम तो नहीं आ पाएंगे, हमारे बिहाफ में आप लोग चले जाए। 12 बजे फिर प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है। तो इज दिस क्रिएट ए कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द बिटवीन द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट? नो। तो व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट रिकमेंड एनीबडी एल्स दैट आप अपने बच्चों को स्कूल में डालो, या यू विल टेक सम अदर एक्शन, या फिर आप क्या करोगे, पुलिस में कंप्लेन करोगे। करते हैं लोग, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी चीजों का हैम्पर डालती है। अगर आपके बेटे की तबीयत खराब है या बच्चे की तबीयत खराब है और उस दिन आपका फाइनल एग्जाम है, तो आपको अगर एक कोऑर्डिनेट रिलेशन नहीं रखा है, ऑप्शन नहीं दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्कूल ने, तो आप अपने बच्चे के कंप्लेंट्स को कैसे बताओगे? एक तो आपके यहाँ कंपल्शन है कि आपको फाइनल एग्जाम में उनको भेजना ही भेजना है। तो आप कैसे बताओगे कि मैम उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे एग्जाम, कई जगह ऐसा है वो कहते हैं अपने बच्चों को मत भेजो। नहीं भेजे तो फिर आप एग्जाम मत लो, आप उसके मार्क्स लगाओ या दोबारा उसको ऑप्शन दो। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो आपकी टीचिंग को और आपके कोऑर्डिनेशन में हैम्पर करती हैं। देन टीचर ट्रेनिंग इज a continuous process that enhance teacher teaching skills, master new knowledge, develop proficiency, which will help to improve students learning. Training will help the teacher to understand various domains of learners and plan lessons and teaching accordingly. टीचिंग बार बार अगर टीचर को टाइमली आप एजुकेट करोगे, कोरोना के पहले नो टीचर इज अवेयर अबाउट द पीपीटी, हाउ टू मेक द पीपीटी, उनको ट्रेनिंग दी गई। अब क्या हो गया, हर स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड लग गए, हर कॉलेजेस में डिजिटल बोर्ड लग गए, हो गया ना। ये क्यों हुआ, एक टीचर को ट्रेनिंग दी गई, और टाइमली टीचर को ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि वो अपनी कैलिबर को और बाहर लेके आए, और वो कैलिबर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे पाओ ताकि वो आगे उसको प्रमोट करते जाए। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स विच इम्पैक्ट ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स इफ इट इज इन अ गुड मैनर इन योर टीचिंग, और it will be a bad impact if it is not in a नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, एट डिफरेंट स्टेजेस, ये तो मैंने पढ़ा दिया था टारगेट ग्रुप का। एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग विद एडेड एक्सपीरियंस ए टीचर goes on enhancing a higher style of teaching. This is an indicator of teachers growth in higher professional pursuit. आप देखोगे टाइमली टाइमली टीचर्स को आप लोग ये ट्रेनिंग्स के लिए भेजी जाती है। ठीक है, the teacher on its role need to focus on the clarity, variety, task orientation, engagement in learning tasks in a classroom environment. A teacher like a doctor, pilot, engineer and counselor is supposed to possess the retrograde of the teaching skills so that they could perform his or her teaching skills. The टीचर तो जो स्कूल के टीचर है वो तो है ही, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, काउंसलर, इनको बार बार ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को, स्किल्स को लर्न करे, क्योंकि ये लोग अगर नहीं लर्न करेंगे ना, ये नए नए पेशेंट्स नहीं देखेंगे, उनकी चीजों को नहीं लर्न करेंगे, तो चीजें वहीं की वहीं रह जाएंगी, वो अपना बेटर आगे नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, एंड these are called the metaphor skills. इन skills को metaphor skills कहते हैं। These help during professional coaching. The more variety of sub skills is called the polyester skills. मेटा स्किल्स कौन हो गए, मेटा स्किल्स कौन सी हो गई, जो आप प्रोफेशन में रहते रहते चीजों को लर्न करते हो, और वो क्या करती हैं, आपके प्रोफेशन को एनहांस करने के लिए बढ़ती है। और जब आप उनकी छोटी प्रोफेशनल कोचिंग्स होती हैं जो एक नॉर्मल, मतलब जैसे आप एक पायलट और एक डॉक्टर के प्रोफेशन में हो, वो प्रोफेशन में आपको एनहांस करने के लिए जो ये दी जाती है सब स्किल्स, उनको कहते हैं पॉलीक्रिस्ट स्किल्स। पॉलिश करते हैं ना, साफ करने के लिए, चमकाने के लिए,
ऐसे ही अपने प्रोफेशन को चमकाने के लिए जब आप बीच बीच में जो सब स्किल्स लर्न करते हो उसे पॉलीक्रिस्टल स्किल्स क्रिस्ट स्किल कहते हैं। और जो ये लोग जो अपनी टीचिंग को वेल करने के लिए जो स्किल्स होती है उनको मेटाकोर स्किल्स कहते हैं। ठीक है। मैम टीचिंग के लिए मेटाकोर यूज होंगी? वो मतलब आप किसी भी टीचिंग को वेल अच्छा करने के लिए जो स्किल्स लर्न करते हो वो मेटाफोर हो जाती है। अब टीचिंग भी तो अपना एक स्किल है। ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल है, जैसे एक स्कूल की टीचर है, उनका एक अच्छा अपना पकड़ है हिंदी में। ठीक है। अब उनको ये है कि वो चाहती है कि योगा की फील्ड में भी जाएं, तो वो अपने आप को क्या करेंगे, नरिश करेंगे। तो शी विल स्किल द लर्न ऑफ योगा ऑल्सो। तो दैट पर्टिकुलर स्किल जो सब स्किल होती है उसको पॉलीक्रिस्ट स्किल कहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रही है अपने ड्यूरिंग द प्रोफेशन टाइम अपने आप को पॉलिश कर रही है। ठीक है। समझ आया? मैम। हम्म? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन बच्चों? नो मैम। नहीं। एक छोटा सा मैम एक टॉपिक। हाँ। यस मैम, बस एक चीज वो कि जो पॉली वाला है और मेटा वाला है उसमें ये डिफरेंस है कि जो मेटा वाला है वो प्रोफेशनल स्किल्स पे या वैसे। हाँ देखो, ये मेन स्किल लर्न बाय टीचर टू इम्प्रूव द टीचिंग स्किल। जो टीचिंग स्किल को लर्न करता है वो मेटा कोर स्किल होता है। एंड ये जो मेटा कोर स्किल होती है वो क्या करती है, आपके प्रोफेशनल कोचिंग में हेल्प करती है, मतलब प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए करती है। तो जो वो छोटी छोटी सब स्किल्स होती है उसको हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टल स्किल्स। ओके आए मैम। समझ आया? जो मेन यस मैम। स्किल्स आप लर्न करते हो, जैसे सपोज करो मेन स्किल्स अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लर्न करते हो। माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा आपको। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, कोई बताएगा मुझे थोड़ा बहुत? किसी को आइडिया है कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है? बताओ, कोई माइक्रो टीचिंग क्या होती है? नहीं पता? माइक्रो टीचिंग टीचर बनने से पहले जो आपकी टीचिंग होती है। देखो, माइक्रो टीचिंग इज सिग्निफिकेंट एफर्ट टू मेक a teacher education and program more effective and meaningful than the traditional program by making it more scientific. Recent research in advanced countries in the area of classroom teaching have proved, according to the requirement, to develop teaching skills and competencies in the student, teacher, and even in service teacher. It is controlled practice that make it possible to concentrate on various aspects of the teaching behavior in the student teacher training program. It's a type of training program. ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या करते हैं, इसमें आपको क्लास देने से पहले सिखाया जाता है चीजें कि आपको क्लास कैसे लेनी है। ये एक प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट एम्स एट सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। कि जैसे सपोज करो आपने बीएड कर लिया। ठीक है। बीएड कर लिया, आपके लिए एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा, आपको एक क्लास दी जाएगी। वो क्लास में कौन होंगे? पहला लेवल तो ये होगा कि आपके ही पीयर ग्रुप के लोग होंगे, आपके टीचर ही वहां पे इवेलुएटर बैठे रहेंगे। आपको प्लान दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप टीच करो। क्योंकि देखो, पढ़ना एक अलग चीज होती है और 20 लोगों के सामने पढ़ाना और 100 लोगों के सामने पढ़ाना एक अलग स्किल है। बीएड करने का मतलब ये नहीं है कि आप बीएड के लायक हो गए। बीएड करने का मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज जो आएंगी आपको टीचिंग के प्रोसेस में, उसको कैसे हैंडल करोगे आप। देखो, शुरू शुरू में जब आप बच्चे बड़े क्लास में पहुंचते हैं, नया टीचर पहुंच जाए, फिर देखो आप कितना उसको तंग करते हो। और लड़के तो स्पेशली करते हैं, तंग तो नहीं करते। धीरे धीरे जब टीचर का वो तेज रवैया देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं। ये टीचर को अगर हैंडल करना आ गया तरीका तो वो मैनेजेबल होता है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट एम एट सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टीचिंग प्रोसेस। कि जब आप टीचिंग प्रोसेस में जाओगे तो उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। हम्म? ये एक ना छोटा सा टॉपिक अलग से बुक में है, मतलब ग्रीन बॉक्स में बना होगा, उसमें से भी आप लोग उसको गो थ्रू करना। फिर क्या करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। ये अभी न्यूली ऐड है ये टॉपिक माइक्रो टीचिंग। आपको नहीं मिला इसमें पीपीटी में? नहीं, पिछली बार भी आया था, होगा पीपीटी में आई थी। मुझे देखा नहीं, मैं कहाँ पे है? नहीं, नया तो नहीं है।
ये जो आपने पीपीटी भेजी है ना उसमें नहीं, ये मुझे दिखाना है। तो कोई नहीं, मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगी और मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ, ठीक है ना, कौन सा। और ये जो सपोर्ट मटेरियल वाला पढ़ाया ना, ये जो मैंने आपको 1.36 पेज बताया था ना शिवानी, उसके बाद यस मैम। 1.37 से आप पूरा ये कवर करोगे, ठीक है, 1.37 से लेकर के 1.39 तक, ओके मैम। ठीक है। इसमें और माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप करोगे, मैं आपको बताती हूँ किसमें माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट का। एक सेकंड, ये आपका पेज नंबर 1.8 में आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट बॉक्स में माइक्रो टीचिंग साइकिल बनी हुई है। देखा आपने? मैम 1.8। 1.18। अच्छा 1.8। 1.18 में नीचे देखोगे एक बॉक्स बना है ग्रीन सा, उसमें माइक्रो टीचिंग साइकिल का एक वो है, यस कॉन्सेप्ट है, मैम। ठीक है, उसको यस भी गो मैम। थ्रू कर लेना। ओके। मिला नमन, आपको मिला? कोई बात नहीं है, मैं पीपीटी शेयर करूंगी, नहीं तो फिलहाल आप ना ये वाला जो पेज है ना, इसमें से आप देखना, वैसे कुछ ज्यादा बड़ा वो नहीं है, इसमें बस एक चीज का पेज ध्यान नंबर रखना। कितना था मैम? 1.36? 1.18। ओके ओके। नई बुक ले ली आपने? नहीं, पुरानी बुक है मैम, अभी नई तो नहीं फिर ली फिर मैंने। आप एक दो पेज आगे पीछे देखना, ठीक है, वो बॉक्स में बना हुआ होगा माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट, ओके मैम। ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग, जैसे माइक्रो का वर्ड क्या समझते हैं हम? छोटा, ठीक है, लेकिन ये वो छोटा नहीं है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपकी टीचिंग जब आप करने जाते हो तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एनेबल द टीचर ट्रेनीज टू लर्न एंड एसिमुलेट न्यू टीचिंग स्किल्स अंडर कंट्रोल कंडीशन। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हो तो आपको कंट्रोल्ड कंडीशन दी जाती हैं, कि आपको चीजें सिखाई जाती है कि कोई भी कंडीशन में आपको चीजें कैसे मैनेज करनी है। और जब ये टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है ना, तो आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, आपके लिए कंडीशंस को बहुत कंट्रोल रखा जाता है ताकि आप अपनी नई टीचिंग स्किल को बढ़ा सके, ठीक है। टू अनेबल द टीचर ट्रेनीज टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग बाय मास्टरिंग ए नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स ऑन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, आपको मास्टर बनाते हैं, ऐसी स्किल्स सिखाई जाती है कि आप अपने छोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में आप अच्छे से पढ़ा सको। टू मेक यूज ऑफ द एकेडमिक पोटेंशियल ऑफ टीचर ट्रेनिंग्स फॉर प्रोवाइडिंग मच नीडेड फीडबैक। अब इसमें क्या होता है, अभी मैं ये साइकिल भी आपको समझाऊंगी। इसमें जो मान लो आपकी क्लास में 10 लोग बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आपको माइक्रो टीचिंग दी जा रही है। उन 10 लोगों में से आपके आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपकी सीट पे बैठेंगे, आपको बोर्ड पे खड़ा कर देंगे और आपको एक प्लान दे देंगे कि आपको ये चीज है इतनी देर में पढ़ा के इतनी देर में खत्म करना है। तो वो क्या करता है, आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो आपके पोटेंशियल को बढ़ाता है ताकि आप क्लासेस को अच्छे से हैंडल कर पाओ, एंड टू डिराइव मैक्सिमम एडवांटेज विद द अवेलेबल मटेरियल मनी एंड टाइम। सपोज करो कि अचानक से आपको क्लास में आ जाए मैम, कोई भी मान लो कोई राउंड पे है, आप क्लास ले रहे हो और कोई राउंड पे है, मैं रियलिटी की बात बता रही हूँ। माइक्रो टीचिंग आपको इस तरीके से प्रिपेयर करती है कि आप आपके कोई क्लास में आया हुआ है या कोई बाहर से विजिटर आ गया, उसने अचानक से आपकी क्लास एंटर की और कहा कि मैम आपने ये आप लोगों ने इस चीज के बारे में सुना है, से वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में किसी ने बोला, ठीक है, आपने सुना है, आप अपना टॉपिक पढ़ा रहे हो, लेकिन अचानक से कोई विजिटर आया, उसने अपने 2 लेक्चर्स दिए, अपनी चीजें समझाई और बोला मैम आप ही समझाइए बच्चों को वर्ल्ड ओजोन डे क्या होता है। तो वो क्या करता है, वो आपको प्रिपेयर करता है उस चीज के लिए, ठीक है, कि विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम मनी आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो। तो इसमें क्या किया जाता है, ये पूरी कहते हैं जो माइक्रो टीचिंग का जो टाइम है 6 मिनट्स के लिए बनाया जाता है। आपको दिया जाता है, कोई एक टॉपिक दिया जाता है, आप प्लान करते हो, आप टीचिंग करते हो, टीचिंग के बाद आपको फीडबैक मिलता है कि आपने कैसा पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा, आपको क्या मेरिट्स आए क्या डिमेरिट्स है। फिर अगेन यू आर प्लानिंग, री प्लान करते हो और फिर अगर री टीचिंग करते हो, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस 6 मिनट का चलाते हैं। छोटा सा टॉपिक देते हैं, जैसे ओजोन डे, ओजोन के बारे में बोल दिया। अब ओजोन के बारे में अगर आपको 6 मिनट देना तो आप क्या बोलोगे? इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर लेयर। एक प्रोटेक्ट स्ट्रेटोस्फियर लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है ओजोन को हमारे अर्थ पे एंटर होने से, सो दैट वी कैन प्रिवेंट, अर्थ कैन बी प्रिवेंट बाय द हार्मफुल रेजेस, ठीक है। और ये धीरे धीरे डिप्लीटेशन हो रही है, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट इज वर्किंग प्लान फॉर द एसडीजी और एमडीजी बनाई है ताकि इस पे काम कर सके। इतना तो आप 6 मिनट में बोल ही लोगे, ठीक है। लेकिन ये आपको उस तरीके से प्रिपेयर करती है कि आप प्लान बनाओ, पहले आपको टॉपिक दे देगी, आपने बनाया, टीचिंग करी, फिर आपके जो बैठे हुए हैं
और उसमें जो बैठे हुए होते हैं ना, वो आपके पीयर ग्रुप के लोग ही होते हैं। आपको जो टीचर वहां पे पढ़ा रहा था वही आपका इवेल्युएटर होता है। फिर कहता है, नहीं आपको इसको ऐसे नहीं वैसे प्रेजेंट करना है, तो आप रीप्लान करते हो फिर रीटीचिंग करते हो। ठीक है, ये पूरा प्लान है देखो माइक्रो टीचिंग का। ये प्लानिंग 5 मिनट की है, ठीक है, वो छोटी वाली प्लानिंग है। ये बड़ी प्लानिंग है, ये क्यों, ये किसने कही कि 36 मिनट लगते हैं, ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाती हूँ। प्लानिंग 5 मिनट लगाई, फिर आपने 5 मिनट में पढ़ाया, ठीक है, डिस्कशन किया। मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, आपने वीडियो बना ली, फिर वही वीडियो आपने मुझे दिखाई, देखो आपने यहाँ पे ये बोला था, ये नहीं ये बोलना है। फिर आपने रीप्लान किया, फिर आपने माइक्रो टीचिंग करी और आप पे इवेल्युएशन शीट क्रिएट हो गई। ठीक है, तो मेन प्रपोजिशन है माइक्रो टीचिंग का किसने दिया था? एलन रे ने दिया था। Alan Ray, in their book on the subject, give the following main proposition of the micro teaching. इसने proposition दिए, क्या क्या दिया है? It is not a real teaching, but it is like a real teaching. It is a real teaching alternative, although a teaching situation is constructed in which the student, teacher, and people work together in a practice situation. Bona fide teaching does not take place. ये रियल टीचिंग नहीं है, बट वो क्रिएट ऐसी की जाती है कि आप वाकई में बच्चों को पढ़ा रहे हो। ठीक है, माइक्रो टीचिंग लेसन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग, कि आप जब कभी पढ़ाने जाओगे उसमें जो जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है उसको ये सिखाता है। क्लास साइज, टाइम एंड स्कोप ऑल आर रिड्यूस, सब कुछ कम होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द ट्रेनिंग फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द स्पेसिफिक टास्क। आपको एक काम दिया है और आपको उतने टाइम में वो काम कंप्लीट करना है, इस चीज की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड दीज टास्क मे बी द प्रैक्टिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्किल, द प्रैक्टिस ऑफ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, द मास्टरी ऑफ सर्टेन सर्कुलर मटेरियल एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टीचिंग मेथड। अब आपने अपने पूरे टोटल बीएड में क्या क्या लर्न किया वो सारी चीजें आप इसमें डालते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नमन को बहुत तेज नींद आ रही है। नमन, बहुत तेज नींद आ रही है, बस इतना कवर कराती हूँ। ठीक है, आपको भी थक गए मैम ठीक शिवानी? हो ठीक हो। नहीं शिवानी, मैम। है ना, समझ आ रहा है? यस मैम। Then micro teaching allow for the increased control of the practice. In a micro teaching setting, the time, the number and the method of feedback and supervision may be manipulated. लेकिन रियल टीचिंग में आपको क्या करते हैं, कभी आपको एक टॉपिक दे दिया, आपकी प्रैक्टिस कराने की दूसरा टॉपिक दे दिया, आपको बोला इस टॉपिक को आधे घंटे बोला है, आपको बोला इस टॉपिक पे 5 मिनट मिलना है। अब पता चला कोई ऐसा टॉपिक है जो 10 मिनट से ज्यादा उसमें कंटेंट ही नहीं है आपके पास, तो यू हैव टू learn the technique that how you will conduct this particular topic in half an hour. ये भी एक स्किल है। एक टॉपिक पे जो कि एक लाइन का है, ओजोन लेयर का, आप कितना बताओगे ओजोन लेयर का? मेन पॉइंट तो यही है, एक एग्जांपल। लेकिन अगर आपको कहा गया आप आधा घंटा इस पे बताओ, तो तब आप क्या करोगे? स्टार्ट करोगे, ओजोन कहाँ पाई जाती है, उसका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, वो कितनी लेयर डिटोरिएट होती जा रही है और उससे हमारे अर्थ में क्या क्या इम्पैक्ट है। उसके लिए हमारे पास एसडीजी बनाया गया, एसडीजी में कितना इंप्रूवमेंट है, कौन कौन कंट्रीज किस में काम कर रही, हो गया आधा घंटा, हो गया ना? तो वो स्किल लर्न कराते हैं वहां पे। Then micro teaching greatly expand the normal knowledge of results, a feedback dimension in teaching. Immediately after teaching a brief micro lesson, the trainee is engaged in a critique of his performance, and all this feedback can be immediately translated into his practice when the trainee read these shortly after the critique or the reference. इसमें क्या किया कि आपको जो मैंने टीचिंग करने के लिए बोला, जो भी प्लान, जो भी आपको टॉपिक बोला, हमने उसकी वीडियो बनाई। देन वी विल यू नो अवेलेबल दिस वीडियो फॉर यू, आपने कहाँ कहाँ पे क्या बोला, कहाँ पे क्या नहीं बोला। देन अगेन हमने आपको बोला कि आपको क्रिटिसाइज किया, आपको ये वर्ड यहाँ पे ऐसे नहीं बोलना, आपको ये वर्ड यहाँ पे ऐसे बोलना है, तो वो आपको क्रिटिसाइज किया। एंड देन आपने क्या किया, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगेन यू हैव प्लान। तो इसमें यही कह रहा है कि जो फीडबैक है वो इमीडिएटली हो जाता है और इमीडिएटली आपको शो किया जाता है, ताकि आप दोबारा उन चीजों को ध्यान में रखते हुए रीटीच करो, ताकि दोबारा आप वो गलतियां ना करो। ठीक है, then two related areas can be pointed out where there are clear advantage: training in teaching skill and research in teaching skills. ठीक है, अब ये आप कल ही पढ़ना क्योंकि ये है टॉपिक, समझने में आगे टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? नो मैम। समझ आ रहा है शिवानी सब कुछ?